नित्यानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। नमस्ते सभी को, आपका स्वागत है। हिंदू मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं। हिंदू मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं हिंदू, जो हिंदुइज्म नाउ ग्लोबल प्रेस की प्रस्तुति है। लोगों से अपने अनुभवों की खोज, उनके अपने अपने जीवन में ये हम सफर कर रहे हैं। आज हिंदुओं के लिए क्या आवश्यक है, ये करने के लिए ये इस टॉपिक पर भी हम बात करेंगे। मेरा नाम तीर्थ रूपा है, मैं कोलंबस ओहायो यूएसए का निवासी हूँ और हिंदुइज्म नाउ ग्लोबल प्रेस का प्रतिनिधि हूँ। आज मैं डॉक्टर राजेश कुमार साहू जी का स्वागत करना चाहता हूँ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया संक्षेप में सभी को आपका परिचय दे साहू जी। जी, जैसा भी तीर्थ रूपा जी ने बतलाया, मेरा नाम है डॉक्टर राजेश कुमार साहू और मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में और फिलहाल मैं पोस्टेड हूँ एग्रीकल्चर कॉलेज भाटापारा में। और जगह का नाम क्या है भाई? जगह का नाम क्या है साहू जी? भाटापारा जी, अच्छा। भाटापारा जी जी। यहाँ पर एग्रीकल्चर कॉलेज है, जो कि स्वर्गीय दाऊ कल्याण सिंह जी एक बहुत बड़ी हस्ती थे, बहुत दानी थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बहुत दान किया है और यहाँ पर भी कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए उन्होंने 1740 एकड़ उनकी जमीन थी, वो उन्होंने यूनिवर्सिटी को दान किया था। तो उनके नाम पे ही ये कॉलेज है, दाऊ कल्याण सिंह कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च स्टेशन भाटापारा। तो यहाँ पर ही मैं पोस्टेड हूँ एज एसोसिएट प्रोफेसर। और परिवार में माता जी हैं, वाइफ है, बेटा है। बेटे की आयु अभी 22 साल है, उसने बीटेक कंप्यूटर साइंस किया है और अभी वो कॉग्निजेंट के साथ जुड़ा हुआ है और अभी वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है उसका भी। मेरे से इतना संक्षिप्त अभी पर्याप्त है, बाकी फिर डिस्कशन होगा तो और चीजें आती रहेंगी। ठीक है साहब, या और कुछ आवश्यक हो तो वो भी बतला दूं मैं। अच्छा, ओके। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि अब आप अपने जीवन का एक अभ्यास करने वाले हिंदू या हिंदू धर्म के साथ अपने संबंध के रूप में कैसे देखते हैं? देखिए, जैसा एक हिंदू परिवार में ही जन्म हुआ है और हमारा काफी बड़ा परिवार है। हमारे दादाजी अकेले थे, उसके बाद हमारे पिताजी लोग 10 भाई बहन थे, 6 भाई 4 बहनें और उनका परिवार है। हमारे दादाजी अपने हिसाब से जीवन जीने वाले थे। वो उनके पिताजी बचपन में एक्सपायर हो गए थे, तो माँ और बेटे बस थे। हमारी परदादी और दादाजी, उन्होंने पूरा जीवन अपने हिसाब से जिया है, समाज के लिए भी काम किया और आर्य समाज बिलासपुर के वो संस्थापक सदस्य थे और उसके साथ ही जुड़े हुए थे। चूंकि मेरे पिताजी का काफी बचपन में ही एक्सपायर हो गए थे, 44 साल हो गया उनको, मैं 6 साल का था तब। तो पिताजी की काफी कम स्मृतियां हैं और दादाजी के साथ ही रहा मैं, उनका विशेष स्नेह था मेरे साथ। तो एक तो दादाजी के साथ में आर्य समाज का जो है, आर्य समाज यानी कि जो उनका मेन वो है कि हमारा जो हिंदुत्व है वह, उसकी जो जड़ें हैं वह वेदों में है। महर्षि दयानंद जी का बोलना भी था कि वेदों की ओर लौटो, कि हमारा जो मूल है, जो हमारी जड़ें हैं वेदों में है, वैदिक संस्कृति हमारी। बाद में कर्म कांड वगैरह बाद में जुड़ते गए, तो एक तो उनका एक प्रभाव है। और फिर चूंकि बड़ा परिवार था, चाची वगैरह सब लोग तो पुरातन बैकग्राउंड से आए थे, तो घर में दादाजी ने कभी किसी को फोर्स नहीं किया कि आपको जैसे जीना है। तो सभी संस्कृतियों को मैंने, संस्कृति नहीं, सभी विचारों को मैंने करीब से देखा है। इसके अलावा मुझे बचपन से थोड़ी जिज्ञासा जरूर रही है कि क्या सोच है, कि मेरा ये मानना है कि किसी को भी हम गलत कैसे बोल सकते जब तक कि हम उसके बारे में जाने ना। इसलिए
विभिन्न जो विचारधाराएं हैं, विभिन्न जो सोच है, उनको मैं जानने की कोशिश करता हूँ। और इसी उसमें हिंदुत्व जो है वह मेरे विचार में जैसे प्रकाश और अंधेरा है। हिंदुत्व प्रकाश है, और अंधेरे की जब हम परिभाषा करते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं जहां प्रकाश ना हो वो अंधेरा है। उसी प्रकार से हिंदुत्व जो है वो इतना विराट, इतना विस्तृत है कि उसे हम कोई एक डेफिनेशन में नहीं बाइंड कर सकते, किसी परिभाषा के बंधन में, किसी दायरे में हम उसको नहीं रख सकते। मेरे ख्याल से अभी भी कोई ऐसी परिभाषा नहीं है कि जो हिंदुत्व को कुछ लाइनों में डिस्क्राइब कर सके। और हिंदुत्व जो है वह इतना विस्तृत है, हर हर व्यक्ति के लिए, हर सोच के लिए इसमें स्थान है। यदि आप प्रकृति की पूजा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी स्थान है। हमने हमारे हिंदुत्व में सभी को महत्व दिया गया है, इवन पशु पक्षी जानवर और जो जिनमें जीवन नहीं है, नदी है, पेड़ पौधे हैं, पर्वत हैं, सभी को महत्व दिया है। और ऐसे हमारे जो पर्व हैं उनमें भी करीब करीब प्रकृति के जितने भी तत्व हैं, जितने भी उसके एलिमेंट्स हैं, सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ महत्व जरूर दिया गया है। तो यह समग्र रूप से है हिंदुत्व जो है। और मेरा मानना है कि हमारी जो पुरानी से जो संस्कृति रही वो श्रुति पर आधारित थी, कि जो गुरु से शिष्य सीखते थे वह बोल कर अभ्यास करके सीखते थे। रिटर्न में उतना ज्यादा हमारा एम्फेसिस नहीं रहा, उतना हमने उसको पर नहीं किया है। इसलिए बीच में कुछ जो विदेशी आक्रमणकारी आए, करीब करीब 1000 साल जो हमारा, उसमें हमारी बहुत सारी चीजें जो थी वह कहीं खो गई। और जो हमारा गौरवशाली जो इतिहास था उसके कुछ कुछ चीजें अभी भी हैं। और हुआ क्या है कि आज भी बहुत सारी चीजें जो हैं, हमारे पर्व हैं और हमारे जो जिनसे हमारा जीवन चलता है, चीजें हैं, उसको हम सिर्फ आंख बंद करके फॉलो किए जाते हैं। और मेरा शुरू से रहा है कि मैं उसके पीछे का लॉजिक देखने की कोशिश करता रहा हूँ। तो हर चीज में मुझे करीब कुछ ना कुछ लॉजिक, कुछ साइंटिफिक चीजें जरूर दिखी। कोई सभी आप हमारा अपना जो हमारी लोकचार की जो चीजें उसमें देखेंगे, कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन जरूर है। तो हिंदुइज्म जो है वो बहुत ही विस्तृत है, सभी के लिए स्थान है। जो ईश्वर को मानता है, जो नहीं मानता है, सभी के लिए उसमें है। और इसके अलावा नए विचारों का हमेशा स्वागत किया गया, नई चीजों के लिए हमेशा स्वागत किया गया। हमारा शास्त्रार्थ का हमारा परंपरा रही है कि हम किसी भी चीज को, यदि दो लोग असहमत हैं तो दोनों अपने अपने हिसाब से अपने विचार रख करके कौन सही है कौन गलत है इसका फैसला करते थे। अच्छा, तो आपकी जीवन की पहली यादें क्या है साहू जी? पहले जैसे बताया, मैं करीब 6 साल का था, फादर एक्सपायर हो गए, तो उनका जो अपना अंतिम संस्कार, जो दाग देना कहते हैं, जो वो मैंने ही किया था। तो उसकी कुछ कुछ स्मृतियां हैं जीवन में। इसके अलावा जो तीज त्योहार वगैरह होते थे उनका है। और बेसिकली जैसे बोला, मैं दादाजी का मेरे ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो उनके बहुत सारे विचार थे, किस्से कहानियां वगैरह जैसे रहती थी। जैसे हमारे यहाँ कभी पुराने समय से वो परंपरा थी कि बेटे की बारात निकलती थी तो उस समय बलि दी जाती थी कोई छोटे जानवर की। हमारे दादाजी उस समय जल्दी हो जाते थे, मेरे ख्याल से 12-13 साल शायद उनकी उम्र रही होगी, मैंने बचपन में सुना था। तो वो अड़ गए जब बारात निकासी को। वो उन्होंने बोला कि नहीं, कोई अच्छा काम हो रहा है, उसमें किसी की हम हत्या करें, किसी की हम प्राण लें, वो सही नहीं है। वो अड़ गए थे। तो लोगों ने समझाया कि भाई अपनी तो परंपरा है, ऐसा होता है। भले हमारे यहाँ खाते नहीं थे, नॉनवेज वगैरह का बिल्कुल भी हमारे परिवार में नहीं है, लेकिन उन्होंने अड़ गए। तो फिर आखिरी में पूरे सबको उन्होंने मनाने की कोशिश की, लेकिन सब हार के फिर वो कुमड़े की काट के संकेतात्मक रूप से फिर वो किया गया था। तो ऐसे 9 विचार वाले थे वो दादाजी, उनके साथ चलता था। घर में हवन वगैरह होता था, आज समाज मंदिर जाते थे हम संडे को। इसके अलावा जो भी कर्मकांड है, घर में जो कथा वगैरह होती वो भी होता था। तो वो सब चीजें साथ में रहती थी। विवाह वगैरह होते थे तो उसमें भी सभी वो रहते थे। और उसका असर ये हुआ कि मैं
घर में ऐसा नियम से ऐसा रहता है कि पूजा करना ये आवश्यक नहीं, लेकिन हाथ जोड़कर मैं स्नान के बाद अवश्य रूप से प्रभु को स्मरण करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि रोज प्रभु के सामने दिया जलाऊं और धूप बत्ती वगैरह करूं। लेकिन कभी हो पाता है, कभी नहीं हो पाता है, लेकिन करता हूं। फिर अब क्या हुआ, धीरे धीरे बचपन में तो उतना ज्यादा नहीं रहा, लेकिन कुछ वर्षों से जो माहौल बना है हिंदुओं के खिलाफ, तो उसमें मुझे जिज्ञासा हुई कि जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं हिंदुओं को, तो उसके लिए पहले हम खुद को जाने। तो मैंने कुछ चीजें देखना चालू किया, पढ़ना चालू किया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो बस फैला दी गई हैं और हम खुद भी उन पे विश्वास करने लगे, जबकि हमारा जो मौलिक संस्कृति है वो पूरी तरह से साइंटिफिक है, हर चीज बेस्ड है किसी न किसी फैक्ट पे। जैसे हमारा गोत्र सिस्टम है वो भी डिफाइन हो गया है कि वो बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक है जेनेटिकली, और सभी चीजें हैं। और हमारा सबसे ज्यादा वो किया जाता है कर्म कांडों को लेके कि हम मूर्ति पूजा करते हैं, हर चीज पर अंधविश्वास करते हैं। तो वह भी एक रीजन है कि हम इतना जो 1000 साल का करीब जो इन्वेशन रहा हमारे ऊपर, हमारी संस्कृति के ऊपर इतने आक्रमण हुए, उसके बाद भी हम अपना अस्तित्व बचाने में कामयाब रहे। उसका कारण वही रहा कि हमारी जो मूलतः सोच है, हमारी जो बेसिक थॉट है कि हमारे साथ जो भी होता है वो प्रभु की इच्छा होती है, और जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, वो आगे भी अच्छा होगा। और इन सब से हमको बल मिलता है। हम जो भी हमारे ऊपर हार्डशिप्स आती हैं, जो भी हमारा कठिन समय आता है, हम इसके सहारे ही सब काट लेते हैं। तो यही सब कारण थे कि जो हम इतने ज्यादा होने के बावजूद भी हम अपना अस्तित्व बचाकर रखे हैं, अपनी संस्कृतियों को अभी तक बचाकर रखे हुए हैं। और इतने आक्रमण पहले भी होते रहे, आज जो पूरे विश्व में हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है, यह तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी कुछ नहीं है, सिर्फ वैचारिक, उसमें सिर्फ एक ही मोर्चे पे हो रहा है। पहले जब उनका शासन रहा, इस्लामिक जब इन्वेशन रहा, वो रहा, उस समय की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जैसे भी तालिबान वगैरह का चल रहा है। तो उस तरह का जब हमारे यहाँ राज करने वाले ही सब वो थे, और उनका मूल उद्देश्य ही था कि इस्लाम को फैलाना और इसको खत्म करना, इतने प्रयास हुए, उसके बावजूद भी जब उस समय भी हमारे पूर्वजों ने उनका सामना किया, इतने जो अत्याचार, लोभ और डर, उसके बावजूद भी वो सक्षम रहे और अपनी संस्कृति को बचा के रखे रहे, जिसके कारण आज भी हम हिंदू हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आज जो प्रयास हो रहे हैं वो सफल हो पाएंगे। हालांकि एक थोड़ा सा वो लगता है कि जो नई जो जनरेशन है, जो हमारे बाद वाली पीढ़ी है, वो थोड़ा सा रूट से कटती जा रही है। मतलब बेसिक उनको पता नहीं है, लेकिन साथ में एक पॉजिटिव ये भी है कि उनमें एक जागरूकता भी आ रही है इन सब कारणों से। हालांकि जो आज के बच्चे हैं, जो यूथ हैं, उनमें मतलब धार्मिकता आ रही है, धर्म के प्रति उनका उतना ज्यादा जुड़ाव नहीं हो, आगे जाकर चल के हो जाएगा कि जैसा हमारे समय में था, हमारी पीढ़ी में हनुमान जी के साथ ज्यादा लगाव था, और आज की पीढ़ी में देख रहा हूँ वो शंकर भगवान जो है, शिव शंकर है, महादेव है, उनके प्रति ज्यादा लगाव है। क्योंकि एक वो होता है, नई जनरेशन जो रहती है, उनको जो भौतिक चीजें हैं, जो फिजिकल वर्ल्ड है, उसमें उनको मतलब एक विद्रोह वाला रहता है। तो भौतिक चीजों से उनको उतना लगाव नहीं रहता है। तो वो अपना आइडियल एक उस रूप में देखते हैं कि जिसमें उनको कोई मटेरियलिस्टिक चीजें उतना वो ना देख, मतलब मटेरियल चीजों की अपेक्षा जो आध्यात्मिक है वो सब चीजें से वो रहे। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे, जैसे मैंने पहले बोला कि हर चीज के लिए हमारे पास विकल्प है, वी हैव एवरीथिंग। तो हमारे सामने उस समय हनुमान जी थे, जो कि भक्ति के स्वरूप थे। हमेशा उन्होंने प्रभु राम का ही स्मरण किया, उनके प्रति समर्पित हो गए, और हमें उनमें अपने आदर्श दिखते थे, क्योंकि उन्होंने कुछ भी लालसा नहीं थी, कोई चीज उनको पाने का नहीं था, सिर्फ प्रभु राम के स्मरण में रहते थे और उनके ही उसमें डूबे रहते थे।
आज की पीढ़ी को शंकर भगवान में ज्यादा वो आ रहा है, क्योंकि भगवान शंकर जो है वो जो भौतिक दुनिया है उससे वो परे हैं, ऊपर हैं। और उनमें हमको हर चीज का विकल्प, मतलब हर चीज का सॉल्यूशन दिखता है, हर समस्या का समाधान दिखता है उनमें, कि उनमें सामर्थ्य है, लेकिन वो किसी भी चीज में बंधे नहीं है, कोई बंधन नहीं। इस साथ ही साथ वो समर्पित भी है अपने परिवार के प्रति। जो आदर्श, जो पति पत्नी का जो कह सकते हैं उसके रूप में भगवान शंकर और पार्वती जी का है। और जो आदर्श पिता के रूप में भी वो हैं गणेश भगवान, और साथ में कार्तिकेय के पिता के रूप में भी अपने भक्तों के लिए भी वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनको मनाना बहुत मुश्किल भी है जो रुद्र रूप में आते हैं, लेकिन बहुत आसानी से वो भक्ति से प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो जो हमारी नई पीढ़ी है वह जुड़ रही। अभी मैं महाशिवरात्रि थी परसों, तो उसमें मैंने देखा, हो सकता है वो 2 साल कोरोना का लोग हमको अपने कोई सेलिब्रेशन का कोई मौका भी नहीं मिल पाया था, इसलिए भी हो सकता है। और साथ ही साथ बहुत ही ग्रैंड तरीके से हर जगह वो हुआ था, हर जगह प्रसाद वितरण हो रहा था, पूजा हो रही थी, और उसमें सभी यूथ दिख रहे थे, सभी नए पीढ़ी के दिख रहे थे। हर जगह मैं सिटी में घूम रहा था, तो परसों छुट्टी थी, और मेरा जो नेटिव शायद मैंने बताया नहीं, बिलासपुर में रहता हूँ मैं, मेरा परिवार बिलासपुर में है। और चूंकि मेरी पोस्टिंग यहाँ भाटापारा है, 65 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों में, तो मैंने यहाँ पे एक रूम ले लिया, अकेले रहता हूँ, बाकी फैमिली बिलासपुर में रहती है। छुट्टी वगैरह रहती है, संडे मैं जाता हूँ, तो बिलासपुर में ही घूम रहा था। तो वहां पर वही देखा मैंने, तो हर जगह नए जो बच्चे हैं वही दिखे। तो ये बहुत अच्छा भी लगा कि जो आने वाली पीढ़ी है वो धर्म के साथ जुड़ रही है, भले ही अभी प्रतीकात्मक रूप से है, धर्म की जड़ों में जो है, हमारे जो बेसिक फिलॉसफी है उससे वो अभी उतने परिचित नहीं है। लेकिन क्योंकि पहला जो रहता है किसी भी चीज को अडॉप्ट करने का, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वालों जैसे मैंने बताया, तो हमारा जो रहता है टेक्नोलॉजी कैसे अडॉप्ट करें फार्मर्स, तो अडॉप्शन की जो प्रोसेस होती है वो यूजुअली 5 स्टेजेस में डिस्क्राइब करते हैं। तो उसमें सबसे पहला होता है इंटरेस्ट, अवेयरनेस फर्स्ट है, देन आता है इंटरेस्ट। तो अवेयर तो बच्चे हो गए, अब उनमें इंटरेस्ट जाग रहा है। उसके बाद फिर वो धर्म के प्रति जो हमारा बेसिक है उसमें उम्मीद है बिल्कुल वो जुड़ेंगे। तो ये समय समय के साथ में, चूंकि ये इतना प्राचीन और इतना बड़ा वो है, वट वृक्ष है, और वट वृक्ष के साथ में चाहे जितने भी हवा के थपेड़े आए, जितने भी लोग उसके वो रहे, लेकिन उसकी जड़ें इतनी गहरी रहती हैं। इसके साथ में जो वट वृक्ष रहता है वो नए जो जड़ें हैं वो भी अपना साइड में एरियल जो उनके रूट्स रहती हैं वो भी वो फैलाते रहता है। तो वो इतना विस्तृत हो जाता है कि ये सब जो लहर है ये उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। मुझे न सिर्फ उम्मीद है वन पूर्ण विश्वास भी। अच्छा, अच्छा। तो ये आप जब बता रहे थे कि आप 6 साल के थे, तब उस वक्त आपके नाना जी के साथ वो जॉइंट फैमिली में रह रहे थे आप लोग? कितने मतलब घर में करीबन कितने लोग थे घर में जब आप मतलब ये मेरे दादाजी थे, पैटर्नल ग्रैंडफादर। हाँ। और हमारी ज्वाइंट फैमिली थी, और ये हमारे दादाजी के संस्कार ही, और पूरी तरह से जो हिंदुओं का जो प्रकृति है ना, जो नेचर है हिंदुज्म का, कि सबको साथ में लेके चलने का। तो ये आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके सामने हूँ, ये उसी के कारण ही हूँ। ये हमारे जैसे बताया, फादर लोग 6 ब्रदर थे। 78 में मेरे फादर एक ट्रेन एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए थे, और 76 में मेरे चाचा जी जो तीसरे, मेरे पापा सबसे बड़े थे, जो मेरे चाचा जी थे तीसरे नंबर के जो ब्रदर थे, वो उनका किडनी प्रॉब्लम का वो एक्सपायर हुए थे। तो 76 और 78 में 2 साल के अंदर में 2 उनके बेटे एक्सपायर हो गए थे, 2 भाई चले गए थे। और जैसा रहता है हमारी पूरी तरीके से जो फैमिली है वो बिजनेस फैमिली है। मैं बस अकेला हूँ जो सर्विस लाइन में आ गया हूँ। पूरी फैमिली में पूरा मतलब जो हमारे पूरा खानदान है, इसके अलावा जो रिलेटिव्स हैं दूर दूर तक जो है पूरे बिजनेस वाले ही हैं। अच्छा। तो जी, तो हम लोग, मैं जो हूँ, हम लोग 5 भाई बहन हैं। मैं अकेला ब्रदर हूँ, 4 मेरी सिस्टर हैं, 2 बड़ी 2 छोटी। तो हम लोग 5 भाई बहन, और जो चाचा जी एक्सपायर हुए थे उन लोग 3 भाई थे। मतलब 5 और 3 8 बच्चे, और मम्मी और चाची जी, यानी कि 10 लोग हम लोग जो थे, मतलब कह सकते हैं फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट हो गए थे। और फैमिली में हम लोग मेरे ख्याल से करीबन
सब करके 40 मेंबर होते थे। अच्छा अच्छा, ये क्या मतलब एक रूरल सेटिंग था, मतलब आपका देहात नहीं, वगैरह था अर्बन कि? अर्बन अर्बन फैमिली थी, पूरी अर्बन बिजनेस वाली फैमिली। थी, बिलासपुर में ही अच्छा सब अच्छा। थे। और हमारे और ये दादाजी हेड थे। कौन से शहर नगर में था ये? बिलासपुर बिलासपुर बिलासपुर, अच्छा बिलासपुर। हाँ, जैसे बताया मेरी फैमिली भी वही, हमारा पूरा परिवार वहीं बिलासपुर में सेटल्ड है। अच्छा। पूरी फैमिली बिजनेस ओरिएंटेड है, मेडिकली मतलब बेसिकली मेडिकल फील्ड से है भी, और थोड़ा थोड़ा कुछ लोग और बिजनेस में भी आ गए हैं, जैसे ब्रदर की बर्तन की दुकान है, अपने मेटल स्टोर्स हैं। अच्छा, और बेसिकली सभी मेडिकल स्टोर्स वगैरह हैं, फार्मेसी हैं, तो सभी मेडिकल फील्ड से ही रिलेटेड है। तो हम लोग 10 लोग हो गए थे, लेकिन कभी भी आज तक मुझे मतलब मुझे और सभी को कभी भी ये फील नहीं हुआ कि फादर नहीं है। अच्छा कभी भी ये फैमिली के कारण ही था, कभी भी कोई वो नहीं था, बल्कि दादाजी का एक ज्यादा मेरे प्रति स्नेह हुआ था, दादाजी से अलग ही बॉन्डिंग थी मेरी। तो कभी भी ऐसा वो नहीं रहा, और फिर फैमिली ने पूरा, सभी ने पूरा अच्छे से सपोर्ट किया, सभी साथ में थे, पूरी ज्वाइंट फैमिली थी। और इवन एक समय ऐसा आया था कि जब मेरे जो कजिन ब्रदर्स हैं, 2 बड़े ब्रदर हैं मेरे, तो वो जो चाचा जी एक्सपायर हुए थे, उनके 3 बेटे थे, 2 मेरे से बड़े हैं, एक मेरे से छोटा है। तो हम चारों भाई, हम बड़े हैं, बाकी जो और ब्रदर हैं उनसे छोटे थे, हम चारों भाई स्टडीज के लिए बाहर थे। सबसे बड़े भैया नागपुर में थे, और मेरे से बड़े वाले, मेरे से छोटे वाले जो हैं वो स्टडीज के लिए साउथ गए हुए थे, फार्मेसी सभी पढ़ रहे थे। मैं एग्रीकल्चर की स्टडी के लिए रायपुर आ गया था। तो हम सभी बाहर थे, और घर में एक दुकान खोल मतलब वो खरीद लिए थे, वो खोलने का था, सिर्फ हम लोग का आने का वेट हो रहा था। तो यानी कि दादाजी हमारे जो थे वो एजुकेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। तो एक बिजनेस फैमिली होने के बावजूद उन्होंने बिजनेस को पीछे रखा, पहले हमारी स्टडीज को वो किया, बड़े भी स्टडीज कंप्लीट करके वापिस है, उसके बाद फिर वो दुकान खुली थी। यानी कि अच्छा उनका हमेशा स्ट्रेस जो रहा था फैमिली वैल्यूज और सबके लिए, और एजुकेशन के ऊपर उनका काफी ज्यादा स्ट्रेस रहा। और पूरी फैमिली एक साथ थी, कभी भी मतलब कोई भी ऐसा वो नहीं हुआ कि कुछ डिफरेंसेस कभी भी महसूस नहीं हुए। इतना मतलब हमारे चाचा जी लोगों ने किया कि आज भी कभी ऐसा होता है, मेरे वाइफ के साथ डिस्कशन होता है, तो हम वही बात करते हैं कि जितना चाचा जी लोगों ने मेरे लिए किया, मेरे भाइयों की, मेरी बहनों के लिए किया, उतना यदि भगवान के आज जरूरत पड़ेगी तो शायद मैं अपने भाइयों के लिए शायद ना कर पाऊं। ऐसा अच्छा अच्छा। फैमिली सिस्टम वो रहा है। और सभी ज्वाइंट फैमिली थी, सब साथ में ही खाना पीना, बिजनेस, हर चीजें थी। और फिर पढ़ाई वगैरह हुई। 94 में हमारी जो दादी हैं, ग्रैंड मदर जो थी, वो एक्सपायर हुई थी, तो सभी परिवार थे। तो दादाजी ने उस समय क्या किया था, उन्होंने वसीयत कर दिया, क्योंकि दादाजी हेड थे, सारी प्रॉपर्टी बिजनेस सब दादाजी के नाम पे ही था मेनली। हम्म। तो उन्होंने सबको बैठा के फैमिली को, उन्होंने अपना विल लिख दिया था कि फैमिली का पूरा, कि ये इसकी इसकी हिस्सा है, जब तक आप लोगों को जमता है साथ में रहो, और यदि किसी को किसी दिन नहीं वो होता है तो आप अपना हिस्सा लेके अलग हो सकते हैं। अच्छा तो सभी वो हो गया था। उसके बाद में भी सब साथ में ही थे, वैसे ही चल रहा था। दादाजी मेरे 2008 में एक्सपायर हुए, 97 की एज में। अच्छा और लास्ट में एकदम फिट थे वो, बढ़िया हेल्थ, उससे भी सभी उसमें बढ़िया वो थे। और 97 में मेरी मैरिज हुई, अच्छा। मेरी और मेरी जो छोटी सिस्टर थी उसकी मैरिज हुई। तब तक फैमिली काफी बड़ी हो गई थी। और चूंकि होता है ना कि अब एक ही घर में रहना थोड़ा सा वो हो रहा था, घर छोटा पड़ रहा था। तो 97 में मेरी मैरिज के बाद, क्योंकि सभी जो थे हमारे मतलब पापा लोग जो 6 भाई थे, सभी का अलग अलग, मैं चूंकि अकेला ब्रदर हूँ, तो 97 में मैरिज हुई। उस समय मैं एमएससी कर रहा था, और एजुकेशन मेरी उस समय कंप्लीट नहीं हुई थी। नवंबर 97 मेरी मैरिज हुई, और उसके बाद मेरी एमएससी की थीसिस थी, वो मैंने जनवरी में सबमिट किया, और मार्च में मेरी डिग्री कंप्लीट हुई। अप्रैल 98 में मैंने ज्वाइन किया था एक एनजीओ में। तो 98 अप्रैल में फिर ये हुआ कि सब कंसेंसस से कि अब सभी अर्निंग हो गए हैं, तो फिर हमारा फिर सेपरेशन हुआ। और 98 में हम लोग का सेपरेशन हुआ, लेकिन आज भी दादाजी के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से हमारे फैमिली में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि
कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता कि हम लोग लग एक्सटेंडेड ज्वाइंट फैमिली कह सकते हैं। अच्छा। पूरा फैमिली एक साथ ही है। इवन जो हमारे बच्चे, जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, उनमें भी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। जैसे एक इंसिडेंस बताता हूँ मैं कि मतलब इतना अच्छा हुआ है कि मेरे जो सबसे छोटे वाले चाचा जी हैं, उनकी दो बेटियां हैं। एक फार्मासिस्ट है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, छोटी वाली जो है वो पीजी है गायनेकोलॉजी में। तो जो सबसे छोटी वाली सिस्टर थी वो, अब हम लोगों में सब बहुत छोटी, उसकी मैरिज थी अभी 5 साल पहले। तो उसका जो कन्यादान होता है, एक बहुत बड़ा मौका होता है एक हिंदू के जीवन में, कन्यादान करना है। तो उसका उन्होंने अवसर दिया था। हमारे जो सबसे बड़े वाले ब्रदर हैं उनको, उनकी दो बेटियां थी चाचा जी की। बड़ी वाली जो सिस्टर उसका उन्होंने लिया, जो छोटी सिस्टर थी उसका उन्होंने, मैं हमारी जनरेशन के सबसे बड़े ब्रदर हैं उनको उन्होंने मौका दिया है। बड़े ब्रदर जो है वो उन्होंने उनका कन्यादान दिया। फिर अभी लास्ट मंथ भतीजी की शादी थी, जो बड़े वाले भैया हैं उनकी बिटिया की। वो भी एमबीबीएस हो गया, उसका एमडी चल रहा है अभी, वो मेडिसिन में कर रही है। तो उसका जो था, चूंकि हमारी बेटी नहीं है तो बड़े भैया ने बोला कि तुम्हारी बेटी नहीं है, मैं कन्यादान ले चुका हूँ, इसका कन्यादान तुम लोग करो। तो वो जो मौका था वो उन्होंने हमें दिया है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना अच्छा अंडरस्टैंडिंग है पूरे फैमिली में एक। और इसका पूरा मैं श्रेय जो है हमारे दादाजी के जो संस्कार हैं, और एक जो हिंदू परिवार की जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है एक फैमिली का, कि आज भी हम भले ही अलग अलग हैं लेकिन सभी त्योहार जो हैं वो साथ में मनाते हैं। हर चीज में पूरी फैमिली साथ रहती है। तो जो फैमिली का जो संस्कार है वो बहुत डीप है। और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे बाद वाली जनरेशन भी जो है उनमें भी वैसा ही प्यार और वैसा ही अपनापन है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि जी ये लोग का समझ है कि पुराने जमाने में ये चलता था, लेकिन आज उतना आसान नहीं है। जी लेकिन आप बता रहे हैं कि आपकी फैमिली में तो ये जो ट्रेडिशन है, जो संस्कार है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मित्रत्व है, वो सब ज्यादा करके आपने सब कायम रखा है आप लोगों ने, ऐसा। तो इसका मतलब आपका अ, इसकी वजह क्या है आपके हिसाब से? जैसे हम समझ रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन सब लोग इसको ये कायम नहीं कर पा रहे। सो जी जी आपका मतलब, और मैं और एक पॉइंट पूछूंगा, ये सब में आपका मतलब हिंदू होने के नाते इसका कोई रिश्ता है इसमें, कि आपके विचार क्या है इसके बारे में? इसका तो पूरा श्रेय मैं हमारे संस्कारों को ही दूंगा, जो हिंदू संस्कार हैं। देखिए, हिंदू संस्कार में ही जो रहता है कि एक कर्म को प्राथमिकता दी गई है, यानी कि आप अपना कर्म करें और जो फल है वो ईश्वर के ऊपर छोड़ दें। और जो कर्म की परिभाषा ये दी गई है कि जो आपका धर्म है। देखिए, हिंदू उसमें धर्म को कहीं भी आप देखिएगा, जो भी हमारे जब भी धर्म की बात होती है, कभी भी पूजा पाठ और इस उसमें नहीं आता है। धर्म यानी कि मेरा धर्म, जैसे मेरा टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, मेरा धर्म क्या है एज अ टीचर, एक शिक्षक के रूप में, कि मैं अपने जो शिष्य हैं, जो मेरे जो बच्चे हैं, उनको मैं बहुत अच्छे तरीके से, उनको मैं उस ज्ञान को जो मुझे मेरे गुरुओं से मिला है, उस ज्ञान को उन तक पहुंचा सकूं। ये मेरा धर्म है। तो ये डिफाइन किया गया है कि धर्म जो हमारे हिंदुत्व की परिभाषा में यह है कि जो हमारा कर्म है, जो हमारे को उस परिस्थिति में हमारे जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से जो हमको काम करना है, वो हमारा धर्म है। धर्म कभी भी हमारे हिंदू में ये नहीं बताया गया है कि आप पूजा करो, वो हमारा धर्म नहीं है। जो हमारा कर्म है, जो हमें उस सिचुएशन में, उस परिस्थितियों में हमारे जो मूल्य हैं उनके हिसाब से जो हमको करना चाहिए, वो हमारा धर्म है। ये हमको सिखाया गया है। और जो दादाजी ने किया, जो परिवार ने किया, वो उनका धर्म था कि उनका परिवार है, उनके भाई की फैमिली है, उनकी भाभी है, उनके भतीजे भतीजी हैं, उनके बच्चे हैं। तो उनका धर्म है कि उनको वो कमी न महसूस होने दें, और उन्होंने अपने उस धर्म को निभाया। अब देखिए, उन्होंने अपना कर्म किया,
है ना, जो धर्म उन्होंने अपना निभाया, उसका प्रतिफल ये हुआ हमारे परिवार में कि हम जो भाई बहन हैं, हम भले उन्होंने अपना धर्म किया लेकिन हम उनके ऋणी हुए। पापा एक्सपायर हो गए थे, मैं 6 साल का बच्चा था। मेरी जो सबसे छोटी वाली सिस्टर है वो तो, पापा मेरे होली के समय एक्सपायर हुए थे, उनके जो अंतिम संस्कार होली में के दिन हुए थे, जिस दिन रंग होता है। और सिस्टर जो है मेरी जून में उसका जन्म हुआ, तो उन्होंने तो पापा को देखा ही नहीं था। अच्छा। तो जी, तो उन्होंने अपना धर्म निभाया था। तो सोचिए यदि परिवार अपना धर्म नहीं निभाता तो आज हम कहाँ किस परिस्थिति में होते ही हम कल्पना नहीं कर सकते। तो हम उनके, भले ही वो ये कभी जतलाए ना, लेकिन हम तो उनके ऋणी हैं कि उन्होंने हमारे को आज इस परिस्थिति तक पहुंचाया है ना, जो कुछ भी हम परिवार के कारण है। तो उस फैमिली के लिए मेरे से जो हो सकता है मैं हमेशा करने की कोशिश करूंगा। और ये देख करके जो बाकी परिवार है वह भी आता है, तो ये जो है ये कर्म का प्रतिफल मिलता ही है ना, जैसे गीता में भी कहा गया है। तो हमारे दादाजी चाचा जी लोगों ने अपना कर्म किया, अपना धर्म निभाया, उसका प्रतिफल में अब हम अपना धर्म निभा रहे हैं। तो ये जो है ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलते जाएगी। और जो हमारे परिवार में जो संस्कार और जो अपना, तो ये सब जो संस्कार जो है कि हमारे हिंदू धर्म में ये तो अंतर्निहित है, बेसिक है, उसके अंदर फंडामेंटल्स हैं। क्योंकि हमको कभी भी हमारे किसी भी उसमें किसी भी चीज को लालच या अपने लिए करना तो कभी भी नहीं बतलाया गया है ना। इवन जो बिजनेस है, बिजनेस को भी कोई बताया गया है कि जैसे हमारी बिजनेस फैमिली है, तो जब दीपावली होती, दीपावली जो बिजनेस वाले हैं खासकर उनके लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है। बिकॉज हिंदू धर्म ही है एक जिसमें धन की देवी की पूजा होती है मेरे ख्याल से, और किसी धर्म में जो है वो धर्म की पूजा, जो धन है उसकी पूजा नहीं होती। हालांकि सभी धन के पीछे भागते हैं, लेकिन हमारे उसमें उसको भी शुभ और लाभ के साथ जोड़ा गया है कि हमारा जो हम बिजनेस करें उससे जो हम प्रॉफिट कमाएं, वो लाभ जो हम कमाएं वो शुभ हो, वो हमारे लिए भी और हमारे समाज के लिए भी जो है वह शुभ हो। तो ये जो चीजें ये तो उसके साथ में ही हमारे बेसिक जो थ्रेड्स हैं उसमें ही है। और कभी भी हमको ये नहीं बतलाया गया कि हम खुद के लिए कुछ चीजें करें, परिवार के लिए, समाज के लिए करें। इवन जो हमारे जब हम यज्ञ करते हैं उनमें जो यज्ञ में आता है, जब हम यज्ञ करते हैं स्वाहा बोलते हैं, उसके बाद में आता है जिनके लिए हम कर रहे हैं इदन मम। बहुत सारे जो वैदिक श्लोक है उनके बाद में आता है इदन मम, यानी कि जो मैं ये जो कर रहा हूं, जो मैंने हवन किया, यज्ञ किया, जो मैंने आहुति दी है, वो आहुति मेरे लिए नहीं। जैसे सूर्य भगवान की स्तुति कर रहे हैं और उनका नाम लेकर हमने स्वाहा किया, तो उसके बाद हम बोलते हैं कि यह सूर्य भगवान के लिए, मेरे लिए नहीं। तो यह जो असंग्रह की जो कुछ भी चीजें अपने लिए जोड़ने की जो चीजें, ये प्रवृत्ति ही हमारे जो हिंदू धर्म के बेसिक जो थ्रेड्स हैं, फैब्रिक है, उसमें ही दिया गया हुआ है। और हिंदुत्व में ही भाईचारा और सब चीजें हैं। इसके अलावा जैसे पहले मैंने बोला कि इसमें सिर्फ मानव समाज की बात नहीं होती। जैसे घर में रोटी बनती है तो पहली रोटी गाय के लिए, आखिरी रोटी कुत्ते के लिए, कुत्ते तक के लिए भी सोचा जाता है। ये जो श्राद्ध होता है उसमें कौवे के लिए भी सोचा जाता है, चींटी को भी दाना दिया जाता है, मछली को भी दाना दिया जाता है। तो हर जो प्राणी है उसके लिए सोचा जाता है। तो ये सर्वे संतु सर्व तो मतलब सबके लिए सोचा जाता है, इसमें सिर्फ अपने लिए, अपनों के लिए ही स्थान नहीं है। तो ये तो मतलब हमारे हिंदू धर्म का बेसिक फंडामेंटल है, जिसके कारण आज भी जो हमारा हिंदू धर्म में इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी वह सकुशल आज भी यहाँ तक पहुंचा है। तो राजेश जी, जैसे आपका मतलब आप बता रहे थे कि आप यंग थे तभी, उस वक्त आपके फैमिली में आपके फादर वगैरह का मतलब उनका एक्सपायर हो गए थे। लेकिन जब आप एज यू बिकेम, आप आयुष में थोड़ा ज्यादा बने, 14, 15, फिर आपने
स्कूल गए, हाई स्कूल गए, आपका एजुकेशन में आपने कोई चॉइसेस किया, तो उस टाइम का आपका लाइफ कैसा था? आपका मतलब ये आप बिलासपुर में थे, किस कैसे मतलब टाउन कैसे था, मतलब सोसाइटी के साथ आप क्या 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 मतलब थोड़ा कोई झलक दे सकते हैं आप हमको? जी 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 बिल्कुल। देखिए बिलासपुर जो है वो आज भी छोटा शहर है, और उस समय तो काफी छोटा शहर है ना। एक टाउन ही था बिलासपुर। और एक जो अपने यहाँ क्या है, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन का एक काफी ज्यादा वो देते हैं। तो परिवार में पहला था जिसका इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन हुआ था। भारत माता इंग्लिश मीडियम स्कूल उस समय की बिलासपुर की बेस्ट स्कूल थी। आज भी डिसिप्लिन के नाम से बहुत अच्छी स्कूल है। वहां पे एडमिशन मेरा चाचा जी ने ले जाके कराया था। एक बड़ी इंटरेस्टिंग इंसिडेंस बताता हूँ मैं आपको। मेरा जो जन्म हुआ था दशहरे के दिन हुआ था, विजयादशमी के दिन। अच्छा। तो घर में जी, तो उसके लिए मेरे जो घर में बेसिक जो मेरा नाम रखा गया था, दुर्गेश रखा गया था। क्योंकि जो अच्छा। दशहरा है वो माँ दुर्गा के ऊपर वो रहता है, बिल्कुल। तो नवरात्रि रहती है, तो उसी हिसाब से मेरा नाम दुर्गेश रखा गया था। तो चाचा जी मुझे एडमिशन के लिए स्कूल लेके गए थे, तो वहाँ फादर थे। तो फादर ने वैसे उस समय तो इतना ज्यादा रहता नहीं था। आजकल तो सब एंट्रेंस एग्जाम और ये वो बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज रहती हैं। उस समय उतना ज्यादा नहीं आता था। चाचा जी लेके गए थे मेरे को, और वहां पर फादर ने पूछा क्या नाम है बेटा तुम्हारा। तो चाचा जी बोले उसके पहले ही उस समय का जो क्रेज था, यानी कि ये बात होगी 76 की, तो राजेश खन्ना का काफी ज्यादा क्रेज था उस समय। और बहुत छोटे बच्चे तो ज्यादा जानते थे नहीं। उन्होंने पूछा, तो चाचा जी बोलने के पहले ही मैंने फटाक से बोल दिया राजेश खन्ना करके। तो फादर और चाचा जी दोनों हंसने लगे। और तो फिर फादर ने बोला कि बेटा तुम्हारा नाम राजेश खन्ना तो नहीं हो सकता, राजेश साहू हो सकता है। तो फिर चाचा जी जब वापिस आए घर, तो उन्होंने हंसते हुए सबको बताया, भाई देखो इसने अपना नाम खुद ही रख लिया है, राजेश रख लिया है करके। तो अभी भी फैमिली में मुझे दुर्गेश नाम से ही वो रहता है, और फिर फॉर्मल उसमें सभी जगह मेरा नाम राजेश ही है। तो जो स्कूल हमारी थी वो बिलासपुर जो है वो रेलवे उसमें काफी इम्पोर्टेंट वो है। बिलासपुर जो है जैसे अपना इंडिया में रेलवे के जो यूनिट है वो जोन्स में बांटा गया है डिफरेंट। बिलासपुर भी एक जोन है। और जोन बनने के पहले जब वो डिवीजन था, उस समय भी जो बिलासपुर जो डिवीजन था वो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला था, जबकि वो डिवीजन ही था केवल। आसपास में कॉलरी एरिया, कोल माइंस वगैरह हैं, ये सब भी कारण है। कुछ उसका ऐसा स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है कि वो रेलवे का काफी इंपॉर्टेंट स्टेशन है, जंक्शन भी है। और उसमें जो है रेलवे स्टेशन के करीबन 2-3 किलोमीटर के रेडियस में जो है पूरा, वो पूरा रेलवे का एरिया है, रेलवे कॉलोनी है। और आसपास में मैंने जितना घूमा है उतना बड़ा रेलवे का एरिया मैंने कहीं नहीं देखा है। तो काफी बड़ा वहां पे वो है, उनका रेलवे का पूरा सेटअप है, क्वार्टर्स वगैरह है, ऑफिसेज हैं, ये वो वगैरह है सभी। तो वहीं पे रेलवे में ही हमारा स्कूल था, भारत माता इंग्लिश मीडियम स्कूल। और चूंकि वो मिशनरी स्कूल था, जैसे बताया फादर थे वहाँ। और चूंकि जो बिलासपुर रेलवे था वहां पर एक मिनी इंडिया टाइप का कह सकते हैं, वहां पे सभी आसपास से, क्योंकि वहां पे बगल में ही जो छत्तीसगढ़ है मेरा जो स्टेट है, उसका जो बॉर्डर है वो महाराष्ट्र से लगता है, आंध्र प्रदेश से लगता है, और इधर अपना उड़ीसा से लगता है, बंगाल भी पास में है। तो ये सब स्टेट के लोग वहां पर रेलवे में जॉब करते थे। तो काफी ज्यादा वहां पर बंगाली, उड़िया, तेलुगु, इनके काफी डोमिनेंस थे। इसके अलावा जो रेलवे एरिया में ही अपना जो रेलवे जो लाइन है, उसके उस तरफ में काफी बड़ी मुस्लिम एरिया भी है। तो मैं काफी लकी रहा कि बचपन से ही मुझे डिफरेंट जो आइडियोलॉजीज हैं, आइडियोलॉजीज नहीं कह सकते, बाकी जो संस्कृतियां हैं, उनके साथ में मुझे बचपन से रहने का और पास से देखने का मौका मिला। क्योंकि हमारा जो स्कूल एक मिशन स्कूल था, तो उसमें जो एरिया था, हाफ में चर्च था, प्लेग्राउंड, फादर और बाकी लोगों के रहने के रेसिडेंशियल क्वार्टर्स थे, आधे में स्कूल और प्लेग्राउंड वगैरह था। तो जो क्रिश्चियन वो जो चीजें हैं वो भी मैंने काफी नजदीक से देखी। साथ में सभी फ्रेंड्स जो थे आधे से ज्यादा रेलवे एरिया के ही थे। तो उसमें जो थे वो मुस्लिम्स भी थे, सिख थे, तेलुगु थे, उड़िया थे, आज भी सब फ्रेंड्स हैं, है ना। तो इसके अलावा क्या था, वहां पर रेलवे के उससे काफी एंग्लो इंडियंस भी हैं वहां पे, जो बेसिकली यूरोपियन
ओरिजिन के थे, वो भी काफी, आज भी बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं स्कूल के सब। तो इन सबको बहुत पास से देखे, आज भी बहुत अच्छी उनके साथ में अंडरस्टैंडिंग और वो है, इतना माहौल चल रहा है। तो ये बहुत अच्छा है कि हमारे बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो बीच में कुछ माहौल जो रहता है आजकल हर जगह सोशल मीडिया में चलता है, तो हमारे बीच में भी जो हमारे स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है, उसमें भी हमारे डिस्कशंस होते हैं, हॉट टॉक्स भी होते हैं, लेकिन जो बेसिक थ्रेड्स हैं, कभी भी हमारी जो दोस्ती है उसके बीच में कभी भी जो ये पंत वाला जो है कभी भी नहीं आया है। तो बहुत ही हेल्दी सभी के बीच में रिलेशन है, तो बहुत नजदीक से चीजों को देखने का मौका मिला। बंगाली वहां पर काफी ज्यादा है, नवरात्रि जो है पूजा का समय बहुत अच्छे से होता था, आज भी वो बहुत बड़ा मेला लगता है, वो हम लोगों के लिए सबसे बड़ा समय रहता था, क्योंकि उस समय तो इतना ज्यादा वो रहता नहीं था, जो त्योहार वगैरह थे वो रहते थे। और रेलवे उसमें जो बंगाली स्कूल है वहां पे बहुत बड़ा मेला लगता था। इसके बाद में फिर जब क्रिसमस आता था उस समय स्कूल में फेयर लगता था, तो सभी चीजों को बहुत नजदीक से देखा। दादाजी के साथ में आसमान मंदिर भी जाता था, घर में पूजा वगैरह भी होती थी, तो सभी को नजदीक से देखने का मौका मिला, सभी चीजें अच्छे से देखने का वो लगा। इस्लाम में भी जो है काफी पॉजिटिव चीजें हैं, लेकिन वहां पर एक जो फैक्टर कर दिया गया है ना, जो अपने हिंदू धर्म में कतई नहीं, कि हिंदू धर्म में हमको ये फ्रीडम है कि वी कैन क्वेश्चन ईच एंड एवरीथिंग। हम भगवान, परमेश्वर, ईश्वर, उनके अस्तित्व पे भी सवाल उठा सकते हैं, उनके ऊपर भी हम शास्त्रार्थ कर सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म के ईच एंड एवरी एलिमेंट, हर चीज के प्रति हम यदि असहमत हैं बिल्कुल हो सकते हैं, और उसका स्वागत किया जाता है, बिल्कुल हम शामिल हो सकते हैं, कट्टरता बिल्कुल नहीं है। और इस्लाम में थोड़ा सा जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं गलत हो सकता हूँ बिल्कुल, जो अल्प ज्ञान है मेरा, जितना मुझे थोड़ा सा मौका मिला समझने का चीजों को अपने इस 50 साल के जीवन में, थोड़ी सी उसमें कट्टरता आ गई का एलिमेंट शुरू से है। कि उसमें जो कह दिया गया है कि जो होली बुक है उसमें जो लिखा है दैट्स अल्टीमेट ट्रूथ, आप उसमें कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। और उसको फिर धीरे धीरे आगे भी उसमें वो कट्टरता एकदम आ गई कि यू कांट क्वेश्चन अबाउट एनीथिंग। ये थोड़ा सा ज्यादा उसमें जो उनको पीछे ले जा रहा है, प्रोग्रेसिव नहीं हो पा रहे। मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं जो मुस्लिम है, उनके साथ में बहुत अच्छा उठना बैठना भी है। मेरी जो बचपन की एक फ्रेंड है रेनू, डॉक्टर शबाना यास्मीन खान, शी इज ऑल्सो प्रोफेसर इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर इन इंग्लिश लिटरेचर। उनके घर मतलब मेरे, अब सोच लिया KG1 से हम साथ में हैं, तो नियरली 45 ईयर्स की हमारी फ्रेंडशिप है। उसे बीच बीच में इसको तो जरा आप रिपीट कंटिन्यू कर करूं सकते हैं, कुछ जो आप बीच आपके में? फ्रेंड रेनू जी के बारे में कुछ बता रहे थे, आप पता नहीं आप। जी जी जी। हाँ हाँ, तो जो रेनू है हम लोग KG1 से साथ में थे, तो 45 ईयर्स की हमारी फ्रेंडशिप है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। और जो वो भी प्रोफेसर है इंग्लिश लिटरेचर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर में, और उनकी फैमिली काफी अंडरस्टैंडिंग है, काफी वो है। उसके फादर जो थे वो डॉक्टर थे, और उन्होंने, वो चाहते तो बहुत पैसा कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने, जो मैंने बताया एक मुस्लिम एरिया था रेलवे में, चुचुया पारा कहते हैं, वहां पे उन्होंने जो थोड़ी सी पुअर वहां की पॉपुलेशन थी, उनके लिए उन्होंने वहीं पे सेटल्ड हुए, और वहां पे उन्होंने उनके साथ में पूरा उनकी भलाई के लिए काम किया, पैसे के लिए कभी वो नहीं गए। तो उनकी फैमिली से भी काफी कुछ मुझे सीखने को भी मिला, जानने को मिला। तो उसमें काफी जो है अच्छी चीजें हैं, जैसे वहां पे महिलाओं को काफी अधिकार दिया गया है जीवन के प्रति भी। वो चाहें तो अपना जीवन साथी चुन सकते हैं, उनकी मर्जी से ही होता है, यदि वो चाहें तो वो उससे अलग भी हो सकते हैं। और लेकिन फिर क्या हुआ ना, ये जो कट्टरता वाली बात थी उसको लेकर के बहुत सारी चीजें जो उनको ऊपर थोप दी गई है। और सबसे मेन जो है वो कि यू कांट क्वेश्चन, उनमें जो है, डिटेल में ज्यादा नहीं जानना चाहूंगा मैं, चूंकि अपना जो डिस्कशन है वो हिंदू उस पे ही है, तो उनके ऊपर कट्टरता काफी लाद दी गई कि जो भी ऊपर से आता है यू कांट क्वेश्चन। तो अब धीरे धीरे उनमें भी कुछ क्वेश्चनिंग हो रही है। लेकिन हम बहुत लकी कि हमारा जो हिंदू धर्म है इसमें कहीं भी कट्टरता वाली बात नहीं है। एक बहुत अच्छी चीज देखी, जैसे कि मुस्लिम भी बहुत सारे फिरके हैं अलग अलग, शिया, सुन्नी,
सुन्नी को हम ब्रॉडली जानते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे अहमदिया और ये वो बरेलवी, ऐसे बहुत सारे उनके भी सेक्शन है और वो बहुत ही कट्टर होते, एक दूसरे को सह नहीं सकते हैं। और हमारे हिंदू धर्म में ये ब्यूटी है कि एक फैमिली में ही हम जो डिफरेंट सेक्ट्स हैं, है ना, शक्ति के, विष्णु के, भगवान शिव के, हम किसी के भी उपासक हो सकते हैं। एक फैमिली में ही हो सकता है कि मदर जो है वो पार्वती जी को मानती हैं, फादर जो है शंकर जी को मानते हैं, बेटा गणेश जी को मानता है, बेटी हनुमान जी को मानती है, सभी बहुत अच्छे से मिलके रहते हैं और किसी को भी कोई किसी दूसरे के विचार से ऑब्जेक्शन नहीं होता है। इसके अलावा हो सकता है कि कोई और उस परिवार में नास्तिक हो, जो भगवान के अस्तित्व पे भी विश्वास न करता हो, तो उसके साथ भी कोई वो नहीं, पूरी फैमिली में अलग अलग आइडियोलॉजी और सभी बहुत अच्छे से रहते, किसी को कोई भी कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन क्रिश्चियन उसमें देखें, यदि ऑर्थोडॉक्स है, प्रोटेस्टेंट है, एक ही फैमिली में नहीं हो सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये हमारी ब्यूटी है हिंदू धर्म की, कि जो हमारे में हर चीज, हर किसी को एसिमुलेट करने की शक्ति है। हम सभी को, सभी विचारों को, सभी नए विचारों को, विरोधी विचारों को भी हम अपने साथ एडजस्ट कर लेते हैं, हम उनके साथ एडजस्ट हो जाते हैं। और यही कारण है कि हम अभी तक, चूंकि जो मैं सोशल चेंज पढ़ाता हूँ, मेरा जो आई एम सोशल साइंटिस्ट, तो सोशल चेंज पढ़ाता हूँ, तो वही मैं बच्चों को बोलता भी हूँ कि द ओनली थिंग इन दिस यूनिवर्स विच इज परमानेंट, दैट इज चेंज। परिवर्तन इस विश्व में ऐसी चीज है जो स्थायी है, और ये हिंदू धर्म में ही है कि वह प्रगतिशील, परिवर्तनशील है, समय के साथ वह बदलता जाता है, अपने आप को ढालता जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारा तो पता नहीं कितना पुराना है, आज भी उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कहीं, कि हम समय के साथ बदलते जा रहे हैं। 500 साल पहले जैसे हमारा जीवन, हमारी सब चीजें थी, जो बेसिक एलिमेंट्स वही है, लेकिन हमारा जीवन यापन का बहुत सारी चीजें जो है वो समय के साथ बदलती जा रही है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हमारे शादी होती है, विवाह होता है, उसमें एक वो रहती है कि कुआं पूजन होता है। करीब करीब हर जगह ये है, कुछ डिफरेंट रूप में होगा, कि जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, जल, पानी के बगैर कुछ हो नहीं सकता, तो उसको भी इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो विवाह के जो विभिन्न संस्कार होते हैं उनमें से एक रहता है कि कुएं की पूजन करते हैं, और उसमें फिर अब शहरों में कुआं मिलना, नदी मिलना बहुत डिफिकल्ट हो गया है, तो उसको मॉडिफाई कर लिए हैं कि चूंकि जो सोर्स ऑफ वाटर अब टैप नल हो गया है, तो वो नल की पूजा कर लेते हैं कि ये भी एक सोर्स ऑफ वाटर है। तो हमारा एडजस्टेबल है, बहुत सारी चीजें जो हैं वो हम समय के साथ उसको एडजस्ट कर लेते हैं, एडमेंट हम नहीं रहते हैं। ये बहुत बड़ा हमारा एक सर्वाइवल का रीजन भी है, और आज भी हम फल फूल रहे हैं। तो इसका एक मेन रीजन वही है कि हम सभी चीजों को अपने साथ जोड़ लेते हैं। नहीं, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारे मतलब धर्म में ये इंटेलेक्चुअल फ्रीडम है, ओपन आर्किटेक्चर है, लेकिन ये भी बात अगर आप एनालाइज करेंगे, ये भी बोल सकते हैं कि बहुत भी ओपन होना है तो मतलब आपको people you are living and accepting with, you have to understand their ideology also, because if you are the only open party, then that is where the issue happens. At what point the openness can become exploitation, that is the, anyway, we don't need to go there, but I just made the point. आपने बहुत ही मतलब important point का मतलब opening किया था, लेकिन ये मतलब ये understanding about हमारा जो openness compared to other religions, ये आपको कब इसका मतलब sort of आपको इंसाइट कब आया, ये मतलब दिस आप कब अपने इंटरनल कॉग्निशन में इसको कब रिकॉर्ड, मतलब कब आपकी मतलब दृष्टि में आप इसने? हाँ जी, ये सब मैंने आपको बोला, थोड़ा सा क्यूरियस नेचर है मेरा, जिज्ञासु स्वभाव का हूँ, चीजों को जानना थोड़ा वो है। इसलिए मैं एजुकेशन में भी मैंने बीएससी एग्रीकल्चर किया, एमएससी एग्रीकल्चर किया, पीएचडी किया है। तो एमएससी और पीएचडी में थोड़ा गैप था, मैंने इन सर्विस पीएचडी किया 2010 में, मेरी कंप्लीट हुई, 97 में एमएससी हुई थी। मीनवाइल मैंने बहुत सारे डिप्लोमास वगैरह भी किए हैं अपनी फील्ड और दूसरी फील्ड से रिलेटेड। तो मेरे में थोड़ा सा क्यूरियोसिटी थी चीजों को जानने का। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जब थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल आने लगा, यानी कि जब हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, उस समय था उतना ज्यादा सोशल मीडिया भी नहीं था,
है ना। तो जो भी इन्फ्लुएंसेस होते थे वो थोड़े लोकल लेवल पे होते थे, है ना। जो भी चेंजेस हो रहा है हमारे अपने ओन छोटे सर्किल में होते थे, कहीं और हो रहा है उसका हमको इन्फ्लुएंस होना तो बहुत होगा, तो उसके बारे में हमको पता भी बहुत लेट चलता था। आज सोशल मीडिया में जैसे यूक्रेन का चल रहा है तो हमको वहां ब्लास्ट हुआ, हमको तुरंत विद इन सेकंड्स हमको पता चल जाता है कहाँ क्या हो रहा है। बिल्कुल। तो उसका इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट भी इमीडिएट होता है। यदि कहीं कुछ हुआ है तो उसका बाकी जगह बहुत जल्दी वो होता है। उस समय उतना ज्यादा था नहीं, लेकिन धीरे धीरे होने लगा। क्रिटिसिज्म जो है होने लगे, लोग बोलते, तो फिर मेरे को वो लगा कि यार ये हम इतने ओपन है, कोई भी आके बोल के चला जाता है। सबसे पहले ये लगा कि हिंदूज आर, मतलब हमारे में हमने बाकी चीजें छोड़ दी, एक चीज जो है वो हमने अपने साथ ही रखी, वो थी संयम धैर्य वाला। और वो जो था जैसा आपने बोली, हमें वो फिर एक कमजोरी वाला है ना, कि वो वीकनेस टाइप वाला वो आ गया कि कोई भी आके हमको कुछ भी बोल देता है। हम किसी दूसरे धर्म का जो मजहब का जो फॉलोअर है उसको हम नहीं बोलते कि उसको बुरा लगेगा यार। उसकी फीलिंग्स को हम रेस्पेक्ट करते हुए, उसकी फीलिंग की हम कद्र करते हुए हम उसको कुछ बोलने से हिचकते हैं कि यार उसको बुरा लगे। लेकिन कोई दूसरा जो है वो एकदम ब्लंटली हमारे जो बिलीव्स हैं, हमारे जो चीजें हैं उसके लिए वो बोल देता है। तो उस चीजों से फिर थोड़ा सा बुरा लगना चालू। तो वहां से फिर वो लगा कि ऐसा क्यों है। और फिर धीरे से लगा यार कि हम में कमजोरियां है। फिर मतलब ये दिमाग में आ गया था कि हम गलत है ऐसा सोचने में, मतलब विचार मानने लगे कि हम यार ये गलत करते हैं। ऐसा एक अपने में वो लगने लगा, एक गिल्ट तो नहीं कहना चाहिए, कमजोरी वाला एहसास लगने लगा कि वी आर नॉट करेक्ट टाइप का। तो वहां से फिर ऐसा लगा कि यार सिर्फ हम ही गलत हैं। क्योंकि बताया मेरे सर्किल में सभी थे, मैंने धीरे धीरे फिर बाकी उसको समझना चालू किया। तो वो लगा नहीं यार, कम गलतियां तो सभी में हैं। तो फिर थोड़ा सा फिर उसके पीछे की रूट्स में जाने की कोशिश किया, कुछ दूसरों को जानने की समझने की कोशिश किया। तो फिर ये लगा कि नहीं यार, पहले अपने बारे में समझा जाए कि जिससे कि जो वो बोल रहे हैं वो सही है कि गलत है, उसके पीछे क्या कारण है ना। जैसे बोलते हैं कि तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवता है, तुमको ये कम पड़ गया क्या, जो कि दूसरे धर्म के भी जो है। आज आप देखेंगे जो ये ताजिया वगैरह निकलता है, हमारे यहाँ काफी धूमधाम से निकलता है, जो ताजिया निकलती है उसमें जितने मुस्लिम रहते हैं उससे ज्यादा हिंदू लोग उसमें जाके माथा टेकते। तो ये भी सुनने को आया। तो फिर अपने उसको थोड़ा सा देखना सोचना चालू किया, फिर कुछ चीजें देखने चालू की, फिर उसके पीछे लॉजिक खोजने की कोशिश करना चालू किया, चीजों को पढ़ना चालू किया। तो उससे फिर थोड़ा कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चालू किए। फिर ऐसा होता है कि हमारा इतना विस्तृत, इतना विशाल है, इतनी आइडियोलॉजीज है कि एक जीवन तो बहुत ही अल्प है किसी चीज को समझने के लिए। तो फिर इसी बीच में प्रोग्रेस होती गई हमारे। फिर ये सोशल मीडिया और नेट वगैरह इतना धीरे धीरे बढ़ते गए तो काफी चीजें इजी होती गई, और भी डिफरेंट जो आइडियोलॉजीज हैं उनके साथ जुड़ने की कोशिश किया। और मेरा ये है कि मैं अभी भी अपने आप को लर्निंग फेज में मानता हूँ। तो बहुत सारे आइडियोलॉजीज के साथ में मैं जुड़ रहा हूँ जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी कि वो क्यों है। हिंदूवादी भी हैं और जो दूसरे भी हैं, साथ जुड़ता हूँ कि क्या चीजें उनको समझूं, उसके बाद फिर मैं निष्कर्ष निकालूं। तो किसी के साथ भी मैं अभी पार्टिसिपेशन नहीं है, सिर्फ मैं सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। जैसे एक प्लेटफॉर्म बनाया है ना, आग्रह व्रत अभियान करके। एक मिस्टर सुनील अग्रवाल जी हैं, बहुत ही ब्रिलियंट पर्सन है, वो एक बैंक में काम करते हैं, एजीएम या जीएम है भी वो। तो उनके प्रयास से उन्होंने जोड़ा है। उनका ये कहना है, ये मानना है उनका कि आज जितने भी हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, खासकर ये जो अपना पुराना हिंदुस्तान है, इसमें जितने भी दूसरे धर्म वाले हैं, सिर्फ इस्लामिक ही नहीं, दूसरे धर्म वाले, वो बेसिकली हिंदू जी जिनको कि कन्वर्ट किया गया है। और उनको जो है हमको वापस लाने की जरूरत है, एकदम सिंपल उसमें है। तो उनको हम बाय फोर्स, बाय थ्रेट
हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे बेसिक उसमें नहीं है। सिर्फ वी कैन रिक्वेस्ट देम, उनको हम बतला सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, इसलिए आग्रह व्रत अभियान उन्होंने नाम दिया है। तो उनके साथ भी मुझे काफी कुछ सीखने, अपनी चीजें जो है उनको समझने का, हमारा जो पुराना जो वैदिक ज्ञान है, क्योंकि यदि आपको किसी के साथ में शास्त्रार्थ करना है, तो हमको किसी के साथ डिस्कस करना है, अपना को डिफेंड करना है, तो हमको अपने बारे में पता होना जरूरी है। हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारा जो हिंदुत्व, हमारा जो हिंदू धर्म है, उसके बारे में जब तक हम खुद नहीं जानेंगे, हम जो हमको क्रिटिसाइज कर रहा है उसके साथ हम डिस्कस नहीं कर सकते, या फिर जो हमारे साथ वाले हैं उनमें हम गर्व की भावना जो है, जैसे बताया कि हमको कभी कभी लो फील करते हैं जब इतना क्रिटिसिज्म हमको झेलना पड़ता है, तो उससे काउंटर करने के लिए जब तक हम अपने बारे में, अपने गौरव जो अपनी चीजें हैं उसके बारे में हम जब तक जानेंगे नहीं, तो हम कैसे दूसरों को कन्विंस कर सकते हैं। अपनों को पहले कन्विंस करना जरूरी है, पहले खुद को कन्विंस करना जरूरी है कि हमारी क्या परंपरा है, हमारी क्या गौरवशाली इतिहास है, उसके बारे में हमको खुद जानना जरूरी है, फिर अपनों को बतलाएं और फिर हम दूसरों को भी बतलाएं, है ना। तभी हम अपना जो क्रिटिसिज्म जो हो रहा है, जो लोग जो अपने हमारे खिलाफ जो खड़े हो रहे हैं, उनसे हम वैसे डिफेंड कर सकते। अपने स्ट्रॉन्ग इनफ थे कि हम उनको अपने में समा लेते थे और हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर पर डिफरेंस नहीं आता था। लेकिन थोड़ा सा हम वनरेबल हुए, हमारे पर इन्वेशंस हुए, तो हमारे ऊपर फिर ये हो गया कि हमको खुद को बचाने की, है ना, हम जो प्रॉस्पर कर रहे थे उसके बजाय हमको हमारे एग्जिस्टेंस के लिए हमको जूझना पड़ा। हमारा जो पूरा जो एनर्जी था, फोकस था, वो खुद को बचाने में लग गया है। और उसका फिर अभी जब हम नॉर्मलाइज हुए तो तब तक हमें ये भावना बहुत ज्यादा वो आ गई, जो ऐसे देखिएगा कि हमें अहिंसा वाला जो है वो बहुत ज्यादा वो कर दिया गया, लेकिन उसको हाफ ट्रूथ, अर्ध सत्य बतलाया गया कि अहिंसा तो वहीं तक परमिसिबल है जब तक कि हमारे धर्म के प्रति कोई प्रहार ना हो। और धर्म जो है सिर्फ पूजा पाठ नहीं, हमारा जो ड्यूटी है ना, जब तक हमारा जो कर्म है उसको रोका नहीं जाए तब तक अहिंसा करो, कि जब जरूरत पड़े तो आपको हथियार उठाने पड़ेंगे। प्रभु श्री राम ने सब त्याग दिया, पूरा राजपाट, परिवार, अपना जो राज्य था, जो मतलब जो उस समय के हिसाब से जो उनका देश था, उसको उन्होंने त्याग दिया, सब चीजें, वस्त्र, शाही राशि जो था उनका, सब चीजें त्याग दिया, लेकिन अपना धनुष बाण उन्होंने नहीं त्यागा था, है ना। ये इंपॉर्टेंस दिखाता है कि चूंकि उनका जो धर्म था उसके पालन के लिए हथियार जरूरी थे, है ना। और आज के समय में, आज के सो कॉल्ड सिविलाइज्ड हमारा समय है, तो हथियार तो हम नहीं उठा सकते। हथियार हमारा आज के समय में नॉलेज है, ज्ञान है, और ज्ञान हमको अपने बारे में सबसे पहले पता करना जरूरी है कि क्या चीजें हैं, कैसी हैं, और क्यों हमारा वो रहा। तो हमारे जो पूर्वज थे उनका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ये रहा कि उन्होंने इन्वेशंस जो हुए थे उससे उन्होंने जूझा, अपने आप को बचा के रखा, और अपने जो आने वाली संतानें हैं, उनके अपने वंशज जो हैं, उनके लिए चीजों को हमारी जो है वो बचा के रखा। अब काफी कुछ हम स्टेबलाइज हो गए हैं, तो आज ये जरूरत है कि हम अपने आप को पहचाने और अपने आप को स्टेबलाइज करें। अच्छा, तो देखिए, आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं कि देखो, आप यू आर अ सक्सेसफुल मैन एंड, और आप ये, जैसे मेरे समझ में आ रहा है कि आपकी मतलब फैमिली की जो प्रथा थी, जो कस्टम्स थे, ट्रेडिशन था, जो मतलब जैसे लाइफस्टाइल था, ये सब एक सॉर्ट ऑफ धार्मिक था, और इसकी वजह से इसका मतलब नेचुरल बाय प्रोडक्ट था कि आप लोग का मतलब एक एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन इन एवरी फील्ड, आपका एकेडमिक फील्ड में, आपके मटेरियल वेलबींग में। तो आपका क्या मतलब, थोड़ा सा वो नेट कनेक्टिविटी थोड़ा सर ठीक है, वो हो गया था, वॉइस नहीं, थोड़ा रिपीट करें। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि जैसे मैं समझ रहा हूँ, आप बता रहे हैं कि आपकी जो लाइफ में maturity and success, देखो, आप you are holding a highly responsible position in the society. It's to be a teacher and to have the qualification of at the PhD level, that's a very
it's an elite. It's an elite in the sense that from an education standpoint, qualification, and also the responsibility, because the society has invested in you and you have that. So मेरे समझ में है कि that is a big part of that tradition goes to your family, how your family की lifestyle थी, the thoughts, and of course not to take anything away from you and your ability. That's not the point here. ये मेरा point है. So ये मतलब जो आपके इफ यू अगर आप बताएं आपके लाइफ में जैसे आप रिफ्लेक्ट करते हैं, आप मतलब पीछे देखते हैं, व्हाट वर द महत्वपूर्ण ट्रांजिशंस कौन से थे आपके लाइफ में? अगर आप एक जगह गए या पढ़ाई किया, आपकी शादी, मतलब आपके लाइफ में आपके हिसाब से कौन से ट्रांजिशंस महत्वपूर्ण थे, मतलब जिसका असर हुआ था आपके लाइफ में, जो आपकी विचारधारा या? जी सर्टेनली जो मेरे ग्रैंडफादर थे, दादाजी, उनका तो बहुत ही ज्यादा इफेक्ट रहा है। और पेरेंट्स के बाद में जो आपके ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं वो है आपके गुरु, है ना, माय टीचर्स। एंड आई वाज वेरी लकी कि मुझे जो मेरे टीचर्स मिले वो बहुत अच्छे मिले, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, है ना। तो उनसे मैंने हमेशा सीखा ही, हमेशा देना ही सीखा। और टीचर्स में भी जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा, जिनका बहुत बड़ा मेरे ऊपर इम्पैक्ट रहा, वो है डॉक्टर पीएन शर्मा सर। वो मेरे सब्जेक्ट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के बहुत ही लर्नड पर्सन है, हालांकि उनकी एज अभी काफी हो गई है, ही इज +80, बट स्टिल ही इज वेरी एक्टिव। 20 ईयर्स से ऊपर हो गए उनको रिटायर हुए, लेकिन वो आज भी स्टडीज में ही लगे रहती है। उनका बहुत बड़ा मेरे ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। उन्होंने वो जब हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे थे, इट इज 4 ईयर कोर्स ऑफ 8 सेमेस्टर्स। तो जब हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में थे, फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर में थे, तो वो पीजी लेवल पढ़ाते थे, एचओडी थे वो, और वो यूजी नहीं लेते थे क्लासेस। लेकिन एक दिन ऐसे कुछ फ्री पीरियड था तो वो क्लास में आ गए थे। उन्होंने एक क्लास ली थी और उनका इतना ज्यादा इम्पैक्ट था कि मेरे बैच में मैं पहला पर्सन था जिसने कहा था कि मैं इफ आई विल डू पीजी, यदि मैं मास्टर्स करूंगा तो आई विल डू इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। और आफ्टर कंप्लीटिंग माय यूजी, अभी फिर कॉम्पिटिशन्स काफी हो गए, एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह होते हैं, हमारे समय में उतना ज्यादा नहीं था, सिर्फ एक ही कॉलेज था रायपुर में एग्रीकल्चर का, और पीजी के लिए उतना ज्यादा कॉम्पिटिशन्स नहीं रहता था। उस समय क्या होता था, हम जब फॉर्म्स भरते थे तो उसमें वी हैव टू गिव 3 सब्जेक्ट्स ऑफ प्रेफरेंस फॉर डूइंग मास्टर्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो 2 थिंग्स ओनली मैटर्ड कि आपका प्रेफरेंस कि फर्स्ट सेकंड या थर्ड आपने सब्जेक्ट में दिया है, और जिन्होंने प्रेफरेंस दिया है उनके मेरिट में आपका परसेंटेज कैसा क्या है। तो मैंने जो प्रेफरेंस दिया था फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों मैंने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ही दिया था कि इफ आई विल डू माय मास्टर्स आई विल डू इन ओनली इन एक्सटेंशन एंड आई डोंट वांट टू गो फॉर एनी अदर सब्जेक्ट। तो बट नेचुरली मेरा इसमें हो ही गया। उसके बाद फिर जब मास्टर्स कर रहे थे तो सर के साथ काफी कुछ मौके मिले उनकी क्लासेस पढ़ने का, तो उनसे काफी कुछ सीखने को मिला। और एक्सटेंशन ऐसा हमारा सब्जेक्ट है जो मैं मानता हूँ कि वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए मौका देता है। एंड इट्स जैसे होता है कि सोशल साइंस है, इसमें हम रूरल सोशियोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, प्रोग्राम प्लानिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, बहुत सारी चीजें जो हैं वो देते हैं। और इसमें ज्यादातर जो एब्स्ट्रैक्ट चीजें है ना, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, ये सब चीजें मैं पढ़ रहा हूँ और बच्चों को भी वही पढ़ाता हूँ। तो उनको जो है आउट ऑफ द बॉक्स चीजों को सोचने का मौका मिलता है। तो डॉक्टर पीएन शर्मा साहब का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा मेरे ऊपर। और भी वो है मेरे पीएचडी के गाइड थे डॉक्टर एमएल शर्मा साहब, उन्होंने मुझे चीजों को कैसे रिसर्च में डिटेल में जाए वो उन्होंने सिखाया। मैं तो काफी, अब सबका नाम नहीं ले सकता, बहुत जितने भी गुरुदेव थे उनका काफी इम्पैक्ट रहा। इसके ऊपर एक अलग डिस्कशन भी हम कर सकते हैं 2 घंटे का कि किस टीचर ने क्या क्या मुझे सिखाया है। और मैं वही कोशिश करता हूँ कि अपने स्टूडेंट्स को भी मैं वैसा ही मौका
देने की कोशिश करूं। मेरे गुरुओं के जैसा तो खैर मैं नहीं बन सकता कभी, लेकिन उनके जैसा ही माहौल देने की कोशिश करूं अपने स्टूडेंट्स को। और तीसरा, किसी भी पर्सन की लाइफ में जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है फैमिली टीचर्स के बाद में, वो होता है उसका जीवन साथी, हिज लाइफ पार्टनर, हिज और हर लाइफ पार्टनर। क्योंकि वो उसके पहले की लाइफ और मैरिज के बाद की लाइफ बहुत ज्यादा बदल जाती है। आप इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं रह जाते। मैरिज के बाद में वो दोनों मिल करके फिर एक हो जाते हैं, है ना। एक दूसरे को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट भी पड़ता है, और एक दूसरे के बगैर वो दोनों मिल करके एक यूनिट बन जाते हैं। और इसमें भी बहुत लकी रहा मैं, मेरी जो वाइफ है सरिता, वो हाउस वाइफ है, लेकिन सी वॉज इन ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ माई लाइफ, ईच एंड एवरी फेज ऑफ माई लाइफ। और उनका जो है वो थोड़ा रिलेशन में भी आती हैं दूर के, तो फैमिली ने पूरा ओके हो गया था, फैमिली की तरफ से उनको पसंद कर लिया गया था। और चूंकि जैसे बताया रिलेशन में आती हैं, मतलब उनकी जो एल्डर सिस्टर है वो मेरी जो चाची जी हैं उनकी भाभी होती है, और परिवार भी हमारा आसपास ही रहता है। तो जब भी अपनी सिस्टर के यहाँ आती थी, सिस्टर की जो नंद है ना, उनके हस्बैंड की सिस्टर जो है, उनके घर मतलब मेरे यहाँ आती थी। बड़ी फैमिली सबसे हिली मिली हुई थी, एक्सेप्ट मी। मेरे से उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई थी, क्योंकि वो आती थी, मैं मेरी पढ़ाई रायपुर में चल रही थी, एजुकेशन में रायपुर में रहता था, तो घर में पूरा ओके हो गया। फिर मुझे मैसेज भेजा गया कि तुम आ जाओ, लड़की देखने जाना है। फिर मैंने बोला कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं देखूंगा लड़की करके, ब्राइड टू बी ब्राइड को। तो घर में थोड़ा सा वो हुआ। ओपन फैमिली थी, ऐसी ऑर्थोडॉक्स फैमिली नहीं थी कि पेरेंट्स ने बोला और शादी हो गई। तो ये हुआ कि भाई क्यों नहीं कर रहा है, कहीं कुछ और इशू वगैरह ऐसा वैसा तो कुछ नहीं है करके। तो एज यूजुअल ज्वाइंट फैमिली, एक मीटिंग बैठी, मैं भी बैठा, सब थे। तो उसमें पूछा गया क्यों नहीं जाना चाहते। तो मैंने, मेरा ये वो था, सोच थी, मैंने उनको बोला कि देखिए, एज अ यंग, यदि हम किसी से मिलने जाएंगे, कोई भी लड़का या लड़की, ज्यादा से ज्यादा कि आधा घंटा 1 घंटे के लिए हम मिलेंगे, और उसमें जो रहता है कि पर्सन जो नहीं है या उसमें जो कमी है उसके प्रति बहुत कॉशियस रहता है। जैसे गुस्सा बहुत आता है तो वो पूरा उस समय कोशिश करेगा कि मुझे गुस्सा ना आए, है ना। ये नेचुरल साइकोलॉजी है ना, वो प्रिटेंड करने की कोशिश करता है। तो उस मीटिंग में एक दूसरे को जान नहीं सकते, सिर्फ फिजिकली बस, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट होंगे बस, और कुछ चीजें नहीं है। फिर मैंने बोला कि बेसिकली जो दादाजी हैं, उन्होंने अपने 10 बच्चों की शादी की। मेरे पापा लोग बताया 10 ब्रदर सिस्टर्स थे, और फैमिली में फिर हमारी जनरेशन में भी मेरे जो कजिन्स और मेरी सिस्टर्स वगैरह सब मिला के 10 शादियां घर की हो चुकी थी। मतलब मैंने बोला कि 20 शादी जो उन्होंने खुद अपने बच्चों की है। और समाज में बहुत एक्टिव थे मेरे दादाजी, समाज के वो प्रेसिडेंट थे पूरे लाइफ लॉन्ग, अंतिम तक वही थे समाज के प्रेसिडेंट। तो और बहुत सारे उन्होंने प्रोग्रेसिव स्टेप्स भी लिए थे। तो मैं बोला कि जब उन्होंने समाज में भी इतने लोगों की शादी की है, तो मुझे उनके डिसीजन के, मतलब हु आई एम टू चैलेंज हिज डिसीजन। उन्होंने जब उसको फाइनल कर दिया, तो मैं कैसे उसके बाद में फिर मैं डिसाइड करूं ही राइट और रॉन्ग करके। तो फिर हो गई शादी। पहली बार हम लोग जब शादी के स्टेज में मिले, जयमाल जो होती है, तो एक प्रकार से कह सकते हैं मैंने ब्लाइंड गेम खेला दादाजी के ऊपर विश्वास करके। और उनको वो जो विश्वास था बहुत ही अच्छा था मेरे लिए। इससे बेटर लाइफ पार्टनर मुझे कभी नहीं मिल सकती। तो उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया लाइफ के हर स्टेप पे। 97 मेरी पीजी हुई थी, 98 में जॉब में आया था, फिर 2003 मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी। इसमें 6 साल में एनजीओ में था कुछ। बट नेचुरल है कि आप जब फैमिली एस्टेब्लिश करते हैं तो दिक्कतें आती हैं। फैमिली का सपोर्ट था, लेकिन आप हर चीज के लिए आप फैमिली को नहीं बोल सकते, है ना। उन्होंने वैसे ही बहुत कुछ किया था, तो अब नया सेटलमेंट आपको करना है तो फाइनेंशियल ये वो बहुत सारी दिक्कतें आती, लेकिन हम दोनों साथ में थे। जो भी जैसा था उन्होंने बिल्कुल सपोर्ट किया मुझे। उसके बाद भी बहुत सारे फेजेस आए थे जिसमें यदि वो साथ नहीं होते तो शायद मैं बिखर जाता। पीएचडी करने गया था, उसमें मैंने मकान लिया था, तो नई कॉलोनी में था एकदम,
मतलब खाली खाली सी कॉलोनी थी, उतना सिक्योरिटी भी नहीं था, बस ये दोनों रहते थे, मेरी वाइफ और मेरा बेटा। बेटा भी छोटा था उस समय, 2007, 8, 9 में। तो वो अकेले उन्होंने पूरा सब संभाला। फिर मेरा बेटा जब 10th के बाद वो पीजी, उसको इंजीनियरिंग की तैयारी करनी थी, तो कोटा में राजस्थान में कोचिंग के लिए वो अकेले लेके वहां पर थी। 2 साल तक उन्होंने अकेले वहां पर संभाला। लोग मुझे कुछ बोलते थे समाज में इधर उधर, अरे यार तू अकेले कैसे कर रहा है करके, कैसे संभाल रहा है खाना पीना ये वो। बोला मैं तो भी यहाँ पर हूँ, अपनी प्लेस में हूँ, अपने लोगों के साथ हूँ, फैमिली है पूरी, सब साथ में है, कॉलेज में भी सब फ्रेंड्स हैं पूरे। वो अकेले है वहां पर, नई जगह, नया कल्चर, नए लोग, वहां कोई भी परिचित नहीं, वहां वो संभाले, दैट्स बिग थिंग। तो इन सब का पूरा मुझे मेरी लाइफ पे जितने भी तो लोग थे उनका सबका बहुत फर्क पड़ा। मेरी फ्रेंड्स जो है, मेरे स्कूल के फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड्स, और इवन जो अभी वर्क प्लेसेस पे है, सभी से मतलब ईच एंड एवरी पर्सन हैज contributed their little bit in my what I am present today। और दूसरा एक जो रहता है कि बहुत सारे जो फैक्टर्स होंगे, कि मुझे हमेशा ये मानता हूं मैं कि ही हैज गिवन मी मोर देन व्हाट आई डिजर्व। जितना मैं, जितनी मेरी काबिलियत है, जितनी मैं अपेक्षा करता हूँ, जितने की मैं लायक हूँ, उससे बहुत ज्यादा उसने मुझे दिया है। बचपन में इंसिडेंस हुआ फादर का, परिवार पूरा सपोर्ट में था, एजुकेशन बहुत अच्छा रहा। उसके बाद फिर आज ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली मुझे कि आई कैन कंट्रीब्यूट समथिंग फॉर माई कमिंग जनरेशन, उनको मैं कुछ कर सकता हूँ। मेरी फैमिली, मेरी वाइफ और मेरा बेटा भी वैसे है, जितना है उतने बहुत सुख है, बहुत खुशी है, सबको सभी सुखी है उसमें, जितना भी हमारे पास है, जितना उसने दिया है। और भगवान ने बहुत अच्छा दिया है कि दाल रोटी के साथ में घी भी खा सकते, इतना उन्होंने व्यवस्था की है। तो सेटिस्फेक्शन है लाइफ में बहुत ज्यादा, अच्छा। और इसलिए शायद आई कैन थिंक पॉजिटिवली, बिल्कुल। उन्होंने पर्याप्त से ज्यादा मुझे मिला है। अच्छा। तो अब आप मतलब ये आप टीच कर रहे हैं कब से? 2003 से आप 3 से टीचिंग? जी है, 2003, तो मतलब ऑलमोस्ट अबाउट 20 साल, आई मीन 19 ईयर्स हो गए, 19 19 ईयर्स हो ईयर्स गए। हुआ है जी। तो आपको मतलब क्या मोटिवेट करता है आपके इस फील्ड में? आपको क्या, व्हाट डू यू, क्या मतलब which part of this job this you enjoy more? What where is your strength? And या कोई आप शेयर कर सकते हैं थोड़ा इसके बारे में? सर्टेनली सर्टेनली सर, सबसे बड़ा तो ये सेटिस्फेक्शन होता है सर कि आई एम कंट्रीब्यूटिंग समथिंग, है ना। और जो आज मेरे स्टूडेंट्स हैं, कल को वही टीचर्स बनेंगे, वही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करेंगे, बैंक्स में काम करेंगे, एनजीओ के साथ काम करेंगे, और जो फील्ड हम जहां भी रहेंगे, दे विल वर्क विथ पीपल, है ना। एज अ टीचर रहेंगे या एज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रहेंगे, किसानों के साथ काम करेंगे, या बैंक में रहेंगे तो और लोगों के साथ काम करेंगे, बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर में रहेंगे तो वो फिर आगे और किसी के लिए काम करेंगे, तो इट विल बी अ चेन। और यदि मैं अच्छा पढ़ाऊं या बुरा पढ़ाऊं, है ना, तो मुझे एज अ मतलब बोलना चाहिए, मेरा जॉब जो है उस पर फर्क नहीं। बच्चों को बोलता भी हूँ, जैसे कभी कभी होता है बच्चे ध्यान नहीं देते या कोई वो रहता है तो फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि देखो, तुम यदि 0 लाओगे या तुम 100 में 100 लाओगे, उसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एज माई जॉब। यदि तुम 100 लाओगे तो कोई मेरी सैलरी 1 रुपया नहीं बढ़ने वाली है। यदि तुम सारे के सारे नालायक फेल हो जाओगे, 0 लाओगे, तो मेरी सैलरी जो 54 कम नहीं होगी एज अ जॉब। लेकिन एज अ प्रोफेशन, मुझे यदि मेरे बच्चे जो हैं, मेरे स्टूडेंट जो जिनको मैंने पढ़ाया है, वो अच्छे नंबर पास होंगे, तो एज अ टीचर मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, नहीं कि मैं अपने प्रोफेशन के साथ सही हूँ। और यदि मुझे मेरे बच्चे यदि अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, फेल होंगे, तो मुझे एज अ प्रोफेशन, एज अ टीचर मुझे खराब लगेगा कि मैं उनको नहीं बतला पाया।
और एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जो ज्ञान मुझे मेरे जो टीचर्स थे, मेरे जो गुरु थे, उनसे जो मुझे मिला है, उसमें उस ज्ञान को और उसमें आज के समय के हिसाब से कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं, उसको मैं कोशिश कर रहा हूं कि नेक्स्ट जनरेशन तक उसको ट्रांसफर करने के लिए। तो वो बहुत बड़ा मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। इसके अलावा क्या होता है कि टीचिंग करते हो, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो साइड बाय साइड चलती है। उनको जब मैं टीच करता हूँ तो साथ ही साथ मैं भी लर्न करता हूँ। आज भी मैं उनको जब पढ़ाता हूँ तो मैं उनके लिए हमेशा नया पावर पॉइंट बनाता हूँ। ऐसा नहीं कि पिछले साल जो मैंने पढ़ाया था उसी पावर पॉइंट को फिर से प्रेजेंट कर दिया, उसमें भी लेता हूँ। इस बीच में जो कुछ चीजें मुझे और नहीं मिली है उनको भी मैं उसमें इनपुट करके नया पावर पॉइंट लेके हमेशा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। 1 घंटे की क्लास रहती है, 30 मिनट्स की क्लासेस रहती है। तो उसमें उस 30 मिनट क्लास के लिए आज भी आफ्टर 20 years ऑफ टीचिंग मैं आज भी कम से कम 3 से 4 घंटे की तैयारी करता हूँ। इसलिए वो आपका आज का अपॉइंटमेंट था, मैंने आपको बताया कि 12 बजे से क्लास है, तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आधे घंटे पहले तक हम कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। क्योंकि मैंने आज वो था तो कल मैंने स्लाइड्स वगैरह पूरी मैंने प्रिपरेशन कर ली, लेकिन उसको फिर से एक बार देखूंगा, मैं रिवाइज करूंगा उनको बतलाने के लिए। अब क्या होता है कि जब उनको मैं बतलाऊंगा, और मैं हमेशा एनकरेज करता हूँ बच्चों को क्वेश्चन करने के लिए। उनको मैं बोलता हूँ कि जब आप कुछ चीज समझ रहे हैं तो इट्स 100% कि आपको बहुत कुछ नहीं समझ में आए, डाउट्स होंगे, और इट मीन्स इफ यू आर हैविंग डाउट मीन्स यू आर ऑन राइट ट्रैक, you are on the process of understanding something, that's why you are not understanding something। तो आपको कोई डाउट हो रहा तो आप जरूर पूछो, और उनके डाउट्स आते हैं तो उसको फिर क्या होता है कि कोई भी चीज है, कोई एक टॉपिक है, उसको यदि मैं बताता हूँ तो धीरे धीरे क्या होता है एक सेट पैटर्न जैसा बन जाता है कि मैं उसको उस हिसाब से बताता हूँ। यदि उसको क्वेश्चन करेगा तो फिर उस पैटर्न से उसको नहीं समझ में आया तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं इसको और किस तरीके से समझाऊं। तो उसमें मुझे भी लर्निंग होती है कि मेरे कुछ फैक्ट्स जो होते हैं वो क्लियर होते हैं कि हाँ यार इसको हम ऐसे भी देख सकते, ऐसे भी सोच सकते हैं इस चीज को। तो उसमें मेरी भी लर्निंग होती है। तो इसलिए हर क्लासेस जो है मेरे लिए एक नया चैलेंज, एक नया लर्निंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी देता है। जैसे बताया, जैसे जिज्ञासु में हमेशा सीखने की कोशिश करते रहता हूँ। आज भी बहुत सारे उसमें मैं ये 2 साल से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि ऑनलाइन चीजें देखने का। जैसे मूक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, उसमें कि आपको रजिस्टर होने के लिए कोई वो नहीं रहता है, 0 चार्जेस रहते हैं। उसका यदि आपने क्वालिफाई कर लिया उसको तो उसके बाद सर्टिफिकेट के लिए मे बी, इट्स नॉट नेसेसरी, मे बी कुछ चार्जेस रहते हैं उसमें। तो कई जगह की मैं उसको ज्वाइन करता हूँ, कि क्लासेस करता हूँ, 15 दिन या 1 महीने के रहते हैं। उनसे क्या होता है मेरे क्लासेस से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनके नोट्स मिलते हैं, उसमें बहुत सारे मेरे को मैटर मिल जाता है। एग्जाम्स जैसे सारे एग्जाम्स में क्लियर कर लेता हूँ, और उसके बाद कभी सर्टिफिकेट लेता हूँ, कभी नहीं लेता हूँ, यार कौन पेमेंट करेगा, क्योंकि मेरा बेसिक जो इशू रहता है वो लर्निंग रहता है। अब प्रोफेसर के लिए भी मैं क्वालिफाई हो गया हूँ। अब प्रोफेसर इज द अल्टीमेट, उसके बाद आगे ऊपर जाने के लिए कुछ नहीं है। तो अब ये बोलते हैं ना, वैसे भी एज 50 हो गई हमारे वर्ण के हिसाब से, आश्रम के हिसाब से। मैंने अपना ब्रह्मचर्य हो गया, गृहस्थ जीवन भी समझो कंप्लीट हो गया। अब जो है संन्यास है, और संन्यास में जो बेसिक वो रहता था, हमारा जो कॉन्सेप्ट था संन्यास, मतलब ये नहीं कि हम छोड़ के जंगल चलते, वो वानप्रस्थ में होता था, वन के लिए प्रस्थान करना। संन्यास यानी कि जो भी हमारे जो सामाजिक जो जीवन का हमारे जो वो था, उन सबको छोड़ करके फिर समाज के लिए वो करना। तो मेरी भगवान से सारी करके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, बेटे की भी एजुकेशन करके हो गई है, आगे कुछ और पढ़ेगा तो उसके तैयार हो, उसकी मैरिज है, बस वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालांकि बहुत अर्ली है, मेरी अभी एज हुई है ये सब उसके लिए, लेकिन अब जो है नाउ आई एम फ्री टू थिंक फॉर कंट्रीब्यूटिंग समथिंग टू दी सोसाइटी। जो मुझे 50 सालों में मिला है उसमें से कुछ मैं रिवर्स बैक करूं, और उसके लिए मैं वही डिफरेंट चीजों से सोचता रहता हूँ। अभी लर्निंग है, अभी सीख रहा हूँ क्या चीजें हैं, कैसा है उन चीजों को, और उसके बाद फिर रिपे करने की कोशिश करूंगा। और इसी प्रोसेस में मैं बहुत लोगों से कांटेक्ट में आता हूँ, उनसे सीखने को मिलता है। आपसे भी ऐसे ही संपर्क हुआ मेरा हिंदुइज्म नाव से। बिल्कुल। तो साहू जी,
तो इस आप एक इम्पोर्टेंट लाइफ स्टेज में है, आप मतलब आपकी फैमिली की थोड़ा सेटल हो गया है, प्रोफेशनली आप एस्टैब्लिश्ड है और अभी आप आगे देख रहे हैं और आप मतलब यू आर इन द मूविंग टू द कंट्रीब्यूशन फेज। तो इन सब चीजों में आपको आपका एज अ हिंदू व्हाट इज योर फ्रॉम दैट आइडेंटिटी, आपकी एक ये जो आइडेंटिटी है एक हिंदू अमंग ऑल योर अदर आइडेंटिटीज, जो प्रोफेसर है, फैमिली मेंबर है, तो उसको आप कैसे मतलब समझते हैं? उसमें भी कोई ये डायमेंशन में भी कुछ आप करना चाहते हैं, या आप कुछ कोई अगर आप करना भी नहीं चाहते, आप सोचते हैं कि इसमें बदलाव होना चाहिए, या क्या मतलब क्या है आपका आइडिया? मैं क्यूरियस हूँ जानने के लिए। सर्टेनली सर, जैसा अब भी मैंने कहा कि हमारे जो आश्रम जो थे, दो बार तीसरा आश्रम जो संन्यास आश्रम, वो यही हमें बतलाता है और वही हमको हमारा धर्म है। संन्यास आश्रम जब हम पहुंचे कि हम वी रीपे बैक टू द सोसाइटी। और एज ए हिंदू, जैसे हमारा थोड़ी देर पहले डिस्कशन हो रहा था, आज जो हिंदू जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडियोलॉजी, उसके ऊपर अटैक हो रहे हैं बहुत ज्यादा। इसके पहले जो था वो फिजिकल अटैक हुए थे कि सीधा कन्वर्ट करना, है ना, बाय हुक और क्रूक, या लालच से, और बेसिकली बाय फोर्स। आज जो है वो आइडियोलॉजी से तो हो रहा है कि हमको, और कुछ समय पहले तक ये तो बहुत ज्यादा आ गया था कि अ हिंदू वॉज असेम टू बी अ हिंदू। ये फीलिंग उनके अंदर लाने की कोशिश की जा रही थी, कुछ हद तक वो सफल भी हो रहे थे कि वी वे असेम टू बी अ हिंदू टू अ स्मॉलर एक्सटेंट। लेकिन अभी कुछ जो करीब करीब 10 साल से उसमें फिर से एक नया फेज आया है कि नो वी आर नॉट असेम बट वी आर ट्राइंग टू रिगेन व्हाई वी वे असेम। ऐसा क्यों कारण था जो हम इतने कमजोर हो गए थे, वो क्या था? नाउ वी आर इन अ फेज ऑफ रीडिस्कवरिंग इटसेल्फ एज अ हिंदू। मेरे ख्याल से ज्यादातर जो हैं, जो थोड़े से सोचते हैं, जागरूक हैं अपने धर्म के प्रति, धर्म यानी कि पूजा पाठ वो वाला धर्म नहीं, और जो हमें हिंदू होने का, हमको हमारा जो धर्म, जो हमारा कर्म है ना, व्हाट इज अवर ड्यूटी। तो आज के समय में हमारी ड्यूटी मेरे हिसाब से यही है कि हम जो अटैक्स हो रहे हैं, जो भ्रांतियां और जो गलत जो चीजें फैलाई जा रही हैं, और सबसे ज्यादा हमको हमारे ऊपर ये अटैक हो रहा है कि हमको एज अ हिंदू हमको ये फील कराया जा रहा है कि हम गलत हैं ना, या फिर हम कमजोर हैं। तो उसको काउंटर करने के लिए सबसे जो एक मेरे हिसाब से जो है कि वी हैव टू नो अवर सेल्फ, डिस्कवर अवर सेल्फ, अपने बारे में जानना है ना। और जानने के लिए सो रियल जो पाथ है वो है एज ए हिंदू, एक हिंदू होने के नाते। हिंदू होने का मतलब ये नहीं कि हम रोज सुबह शाम पूजा करना चालू कर दें, तिलक लगाएं, आधा घंटा तक के वो सहस्त्र पाठ करें और ये सब। हम हिंदू का जो धर्म है उसको जाने। हिंदू का धर्म जो है वह है कि ज्ञान, और दूसरा रक्षा करना, है ना। धर्मो रक्षति रक्षता, कि हम धर्म की रक्षा करें, धर्म हमारी रक्षा करता है ना। और किसी की हम रक्षा तभी कर सकते हैं कि जब हम शक्तिशाली हो, है ना, तभी तो हम किसी की मदद, किसी की रक्षा कर सकते हैं। और शक्तिशाली होने के लिए यानी कि हमारा ज्ञान ज्यादा हो, है ना। और एक्सटेंशन उसमें जो मेरा सब्जेक्ट है उसमें जो बेसिक को कहलाता है कि उसमें जो बिहेवियर हमारा है उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। वो कहलाता है नॉलेज, एटीट्यूड और स्किल। नॉलेज यानी कि ज्ञान, हम चीजों को के बारे में क्या जानते हैं। एटीट्यूड यानी कि हमारा नजरिया, हम चीजों के बारे में कैसे सोचते हैं। और स्किल यानी कि दक्षता, हम चीजों को कैसे करते हैं। ये हमारा बेसिक फिलोसफी एक्सटेंशन में, और अकॉर्डिंग टू बिहेवियर, नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल। और ये हर जगह लागू होता है। तो एज अ हिंदू हमको ये तीनों चीजें अपने जाननी जरूरी है, नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल, है ना। नॉलेज, हमको ज्ञान प्राप्त करना है अपने बारे में, अपने हिंदुत्व के बारे में। और दूसरा एटीट्यूड, हमारा जो नजरिया है जो कि नेगेटिव साइड चला जा रहा था, धीरे धीरे वो न्यूट्रल में आ रहा है
कि अब जो नई पीढ़ी है सोची नहीं यार हमारा धर्म जो है वो इतना कमजोर, इतना बुरा नहीं है, वो धीरे धीरे उसको गर्व करने के लिए पॉजिटिव उसमें आ रहे हैं। और फिर स्किल, हमारी दक्षता, हमको अपने आप को इतना स्किलफुल करना है कि हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के जो हमारी परंपरा, हमारे जो सनातन वो रही है शास्त्रार्थ की, कि हम किसी से भी बहस कर सके कि हिंदू धर्म क्या है। यदि कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है तो हम उसको चैलेंज कर सकें कि प्रूव इट, और उसको रॉन्ग साबित करने के लिए हमको पहले अपने बारे में जानना जरूरी है। तो उसी उसमें मेरी अभी जो पूरी जो मेरी एनर्जी है, जो मेरे पूरे एफर्ट्स हैं, वो जानने की तरफ है, लर्निंग की तरफ है कि एक्चुअली हम हैं क्या एज अ हिंदू, कि क्या हम थे हैं। क्योंकि हमारी देखिए जो गौरवशाली हमारी इतनी परंपरा, जो हम बार बार बोलते हैं हमारा बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन बीच में लिंक्स बहुत सारे टूट गए हैं। उसको हम कैसे रीडिस्कवर करें उन मिसिंग लिंक्स को, और उसको फिर कनेक्ट करके हम वो जो पुरानी चीजें हैं उनको फिर प्रेजेंट आज के साथ में हम जोड़ करके फिर हम आगे बढ़ सके। तो मेरा भी पूरा एनर्जी जो है, जो चीजें हैं वो इन प्रयासों पे है कि मैं कुछ डिस्कवर कर सकूं। और इसी इसमें मेरा जो अभी फुल एम्फेसिस है एज ए सोशल साइंटिस्ट, मैंने बताया मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, तो उसमें जो सोशल साइकोलॉजी है उसमें टॉपिक है हमारा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक वर्गीकरण। और उसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं हाउ द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्ट्रेटा, अलग अलग लेवल पे जो समाज रहता है उसमें एक रहता है क्लास, सोशल क्लास की मतलब हायर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास वगैरह। उसी में एक है कास्ट, जाति जो है उसके ऊपर में। और मेरा जो ये मानना है कि आज के समय में जो हिंदुओं को बीच में एकता के बीच में जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल, जो सबसे बड़ी बाधा है, वो हमारी जाति का जो कॉन्सेप्ट है वो है। और यदि हम ओवरकम कर लिए तो हमने बहुत बड़ा एक स्टेप होगा कि हम एज ए हिंदू यूनाइट होने पे एक आइडेंटिटी बनने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। और इसमें काफी कुछ वर्क किया है अग्रव्रत अभियान ने, जैसे बताया उनसे मुझे काफी कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिली है। और उसके ऊपर भी अब अपने पास इतना वो नहीं, यदि कभी परमिट होगा तो जाति के ऊपर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, उनका कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में भी ना एकदम शॉर्ट में मैं 2 मिनट में, यदि आपके पास टाइम हो, मैं जाति के ऊपर आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। हाँ, नहीं देखो, आपने बहुत वैलिड पॉइंट रेज किया। देखो, एक बात है कि हम जैसे हमें हिस्ट्री सिखाया गया बचपन से, इट इज अ कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री वी आर गिवन। जो द हिंदू किंगडम्स, किंग्स, देयर ग्लोरी, देयर ग्रेटनेस, पूरा ये तो इमीडिएटली वहीं से डेफिसिट शुरू होता है कि आप अपनी खुद की हिस्ट्री नहीं, सिस्टम सिखाती नहीं आपको दूसरा किसी का हिस्ट्री बताया जाता है। और फिर उसके बाद ये जो वर्णाश्रम धर्म जो हमारा जो है, एक्चुअली क्या है कि ये हमारी सोसाइटी की एक एवरी, एज यू सेड, आप स्ट्रेटा की बात कर रहे हैं, हर सोसाइटी का एक मेथोडोलॉजी होता है डिपेंडिंग ऑन देयर आइडियोलॉजी, हाउ दे विल ऑर्गेनाइज द सोसाइटी. So the basic concept of Varnashram Dharma is that we have a Hindu way of organizing the society. In the Hindu way of organizing the society, we give the money to one person, we give the power to another person, we give the farming to another person, and we give the spiritual education, the jnana to another person. And but the point is कि because of this 200 years of this colonialism, और उसके पहले the Islamic this thing, they did a very good job of brainwashing us that we had the wrong. That is anyway. So ये आप absolutely valid points बता रहे हैं कि ये जो distortion ही है, जो तो discussion कभी ये यहाँ हद तक पहुंचती नहीं कि let us discuss the reality. मतलब ये old narrative जो मतलब forced upon us, we are still, nobody is fully acknowledging that, oh, you know, no, these narratives are that, जैसे बता रहे that education needs to spread. Anyway, तो मैं बस अपना मतलब मैं point of view share कर रहा हूँ, but we have not somehow Hindus को ये clarity आया नहीं कि हमारा
the true picture of why Varnashrama Dharma was, and we have not seen it functioning. See, because every other philosophy has been adopted in India, socialist philosophy has been adopted, the people, because they imported this democratic structure this way, so then jati ka importance ho gaya, sab jati ke hisab se vote, because vote bank ho gaya. So anyway, so it is a mess actually in a way if you think about it. It is not a mess if you get the clarity. इसकी में path क्या है, जैसे आप बता रहे हैं, आप strategy क्या है, what is the right understanding of the for us, what is the relevant approach. So that is a very important point I think you are bringing up. That clarity and that broad understanding among the thought leaders that, okay, this is how it needs to unfold. This is the right step forward. Because aap akele mein, you cannot, even though you may have the right, you may have the best idea, unless you can create that coalition or you can team up with other people, like-minded people. It has to, for it to work at a global scale, a lot of work needs for us to happen. But I mean, I agree that the right moves are happening. People are having some pride, people are having some identity. But I think still, obviously, aap bhi bata rahe, it's a long way to go this journey. That's a very long way, sir. Right. But I think aap bata rahe the that what I'm seeing in your life, bachpan se hi you were introduced to the Hindu lifestyle, the Hindu philosophy and various strands. And you saw that effectively why it is empowering aap log sabhi ko, aapke family ko. But not everybody has had that experience. Many people jo India mein do, especially for example, jo cities mein reh rahe hain, broken away from their families, unko, they have not had that experience. They have not had that connection with the Hindu tradition and culture. Because city mein to dusra hi culture is there. So that roots have been broken. So for example, my case, mera connection Hinduism ke saath only life mein jab problems aane lage, workplace mein ye problem, wo problem, logon ka, then we want to understand, why am I having this problem? Iski solution kahan hai? Tabhi jidhar se, jahan se bhi aapko solution mil sakta hai, so tab Hindu thought ki humko matlab value samajh aati hai ki are ye to matlab ye idea nahi hai, ye sach mein matlab aapki life mein aapko to live a powerful life sikhati hai bas. To ye so मैं चाहता हूं कि ऑलमोस्ट अभी ओरिजिनल हमने बोला था कि 11 बजे तक हम ट्राई करेंगे और तब तक एंड करने के लिए, तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा. लेकिन आप कुछ फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ वेयर यू आर टुडे, व्हाट इज योर, आपका मतलब आप क्या शेयर करना चाहते हैं? इन पर्टिकुलर आई एम इंटरेस्टेड इन योर from the viewpoint of being a Hindu and as well as what you are seeing. If there is anything आपने miss किया है, you want to share, क्या आपने देखा है, क्या आपने, अगर कुछ है तो आप, we would be interested, or anything else, not even if you want to go outside that framework, that is fine. But if you feel कुछ हमने miss किया है from a basic structural viewpoint आपके बारे में, please, हम interested है सुनने के लिए. देखिए, और कोई ये स्ट्रक्चर्ड ऐसा डिस्कशन नहीं था, तो ऐसा मैंने कुछ सोचा भी नहीं था कि क्या डिस्कस करना है. तो जैसा फ्लो में हमारा आते गया, हम डिस्कस करते गए, और भी ऐसा कुछ दिमाग में अलग से ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन एक चीज मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, जैसे स्ट्रेटजी की आप बात कर रहे थे, तो आज के समय में हमारी स्ट्रेटजी वही होना चाहिए जैसा आपने कहा, उसी कोई मैं अदर वर्ड्स में डालने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा 2 पॉइंट वो होना चाहिए 2 फ्रंट्स पे, कि हम काउंटर करें, कि जो हम अटैक कर रहे हैं उनको जवाब दें कि जो फॉल्स हमारे साथ हो रहा है, और दूसरा जो भी ब्लंडर्स हुए हैं, जो भी हमको गलत जो नैरेटिव्स वगैरह बतलाए गए हैं, मतलब स्ट्रेंथन करें हम अपने लोगों को एज अ हिंदू, कि आप मतलब आप you are the flag holders of such a rich culture, है ना. रिलीजन आपका जो है वो बहुत ही रिच है, बहुत ही पुराना है, और वहां से उसके आप टॉर्च बेरर हो. तो ये तभी होगा, मेरा सोचना है कि जब तक हम
रिसर्च नहीं करेंगे, नॉलेज नहीं कलेक्ट करेंगे अपने बारे में, और जो बीच में जो लैकुना आ गया है उसको हम फिलअप नहीं करेंगे। जैसा जहां तक जितना मैंने अभी देखा, जो थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल चीजें देखी है, कि हिंदुइज्म के बारे में कोई डेट किसी को नहीं मालूम कब स्टार्ट हुआ है। जितना हमको मिलते जाता रिकॉर्ड, तो वो कोई 3000, 5000, 10,000 साल ऐसा पीछे जाते जाता है मॉडर्न साइंस। लेकिन आज भी हमारे जो हिंदू जो पुरानी चीजें हैं हिस्टोरिकल, वो आज भी हर जगह मिलती है। एक समय रसिया, यूरोप, हर जगह, मतलब क्या था, इसीलिए जो भी है ना, हिंदू को आप डिफाइन नहीं कर सकते, बिकॉज इसको बनाया नहीं गया। इफ एनीथिंग इज फॉर्मली मेड, देयर आर बाय लॉज, रूल्स, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। ये जो है हमारे जो पुराने जो ऋषि और जो लोग थे, उन्होंने अपने जो उनके ऑब्जर्वेशन थे, जो उनका ज्ञान था, उससे धीरे धीरे मेरे को लगता है सैकड़ों हजारों साल में ये डेवलप होते चला गया है। और इसलिए इसका कोई कहीं बेसिक हम रूट खोजे तो कहीं ऐसा नहीं मिलेगा। और ये चूंकि और कुछ था नहीं, है ना, जैसे कहीं कोई बैरन लैंड रहता, खाली रहता, तो सभी जगह कोई रहता, उसी प्रकार से पूरे अर्थ में जहां भी सिविलाइजेशन था, जहां भी ह्यूमन पॉपुलेशन थी, सभी जगह हिंदू थे, जैसा मेरा सोचना है। क्योंकि बाकी सबका फॉर्मेशन का डेट हमको हर मजहब का मिलता है, हर पंथ का मिलता है कि ये इसने इस डेट को चालू किया था। भले एग्जैक्ट नहीं हो, 200-400 साल आगे पीछे, 25-50 साल आगे पीछे, हर किसी का करीब रिकॉर्ड हमको मिलता है ना। लेकिन हिंदुइज्म के बारे में कहीं कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलता है। तो ये जो है, ये बेसिक एक नेचुरल जो है वो आया है, और सभी तरफ था धीरे धीरे, लेकिन चूंकि और दूसरे विचार आते गए तो ये सिमटता चला गया है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि जैसा ये मेरी परिकल्पना है कि हमारे यहाँ, जैसे अभी थोड़ी पहले हमने डिस्कस किया कि हर न्यू थॉट का स्वागत होता है, तो वैसे ही जो थिंकर्स हुए नए, जो लोगों ने जो समाज को देखा, उसमें कुछ बुराइयां दिखी और उसके लिए उन्होंने लोगों को अवेयर। तो चूंकि सभी जगह होते हैं, कुछ लोग सोचने वाले होते हैं, कुछ लोग ब्लाइंड फॉलोवर्स होते हैं, है ना। तो ऐसा कंटिन्यूअस होते रहा। जैसे कि स्वामी बुद्ध थे, महर्षि बुद्ध, भगवान बुद्ध, वो भी एक सोशल रिफॉर्मर थे। उन्होंने समाज को देखा, समाज को उसमें कुछ चीजें उनको सही नहीं लगी, तो उन्होंने प्रीचिंग दी। उन्होंने कोई नए धर्म की स्थापना नहीं की। बौद्ध कोई धर्म की उन्होंने स्थापना नहीं की थी महात्मा बुद्ध ने। उन्होंने नए विचार दिए थे कि आपकी लाइफ जो, और वो जो है वो फ्रेमवर्क ऑफ हिंदुइज्म ही था उनका। उसमें उन्होंने नए विचार दिए थे कि आप बाकी जो बुराइयां उनको छोड़ करके आप इस पाथ पे चलोगे। उन्होंने उस हाईवे के अंदर ही एक नया वो एक पगडंडी उन्होंने दिखाई थी, लोग उनको फॉलो करते गए। उन्होंने कभी भी नहीं बोला मेरी पूजा करो या कुछ करो, लेकिन वो धीरे धीरे होते गए, और आज उसको उनके फॉलोवर्स इतने बढ़ गए कि वो टूट के एक अलग सेक्ट के रूप में स्थापित होने की कगार पे आ गया। अब आज बौद्ध को एक अलग धर्म के रूप में रिकॉग्निशन देने की कोशिश हो रही है। वैसे ही अपने जो जैन है ना, महावीर स्वामी, वो भी वैसे थे। फिर और उसके बाद में आएंगे हम, जैसे कि जो दशमेश गुरु हैं, तो ये क्या थे, ये सिर्फ मतलब आगे आके जागरूक होके हिंदू धर्म की रक्षा के लिए खड़े होने वाले लड़ाके थे, है ना, जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया था। और उसमें जो ऐतिहासिक जितने व्यक्तित्व हैं, उनमें मुझे गुरु गोविंद सिंह जी से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हूं मैं। उनको बहुत ही महान व्यक्तित्व मानता हूं। उन्होंने समाज को इकट्ठा किया एक लड़ाके के रूप में। समाज के अंदर से उन्होंने अलग अलग तबके से 5 लोगों को लिया, और उन 5 प्यारों को, जो सोचिए बहुत छोटा सा एक उन्होंने इंडिकेशन दिया कि बहुत बड़ी बात की। उनके जो फॉलोअर्स थे उनके लिए वो भगवान समान थे। उन्होंने उन 5 प्यारों को अपने हाथ से अमृत चखाया, है ना, उनको अपने हाथ से अमृत चखाया और फिर उनके हाथ से खुद चखाया। यानी कि उनको उन्होंने एक रिकॉग्निशन दिया और फिर
उनको अपने बराबर अपने से ऊपर रखा। आपो गुरु आपो चेला, है ना। उन्होंने उनको एस्टेब्लिश किया और इस हद तक एस्टेब्लिश किया कि जिनसे यदि तुम्हारे जो गुरु हैं वो यदि अमृत चख सकते, यानी कि उनकी कितनी प्रतिष्ठा होगी, वो समाज को उन्होंने एस्टेब्लिश किया हुआ। दूसरा, उन्होंने अपने जो फॉलोवर्स थे उन लड़ाकों में इतना उन्होंने जोश भर दिया है कि 1.25 लाख नू एक लड़ाऊं, चिड़िया नू बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख नू एक लड़ाऊं तो गोविंद सिंह नाम कहलाऊं। यानी कि मैं अपने समर्थकों में इतना जोश भर दूं कि चिड़िया को बाज से लड़ने की ताकत कर दूं और एक जो मेरा सिपाही है वो 1.25 लाख पे भारी पड़ जाए, तब मैं खुद को गुरु मतलब गोविंद सिंह कहलाऊंगा, तब मैं अपने आप को गोविंद सिंह कहने की वो रखता हूँ, क्वालिफाई करता हूँ। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा वो कर दिया। अब देखिए फिर ये जो थे ये हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जो खालसा जो फौज तैयार की थी, तो ये पहले वो जो मुस्लिम आक्रांता थे उनके खिलाफ लड़े। फिर ये ब्रिटिशर्स आए तो उनके खिलाफ भी, चूंकि ब्रिटिशर्स का भी उतने ओपनली नहीं था लेकिन वो दूसरे तरीके से पूरा नष्ट कर रहे थे, उनके खिलाफ खड़े होने लगे। तो ये पूरा उनका ही था कि उन्होंने धीरे धीरे करके जो खालसा पंथ था उसको हिंदुओं से अलग करने की कोशिश की। पहले जो गुरुद्वारा होते थे, गुरु का द्वार, वो मंदिरों जैसे होते थे, वहां पर ब्राह्मण जो रहते थे वो व्यवस्था करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उसको धीरे धीरे रिप्लेस करके उसको अलग करने की कोशिश कर दी। अनफॉर्चुनेटली देश आजाद होने के बाद भी वही पॉलिसी चलती रही। फिर जैसे कि कबीरदास जी, वो भी बहुत बड़े ग्रेट रिफॉर्मर थे, उन्होंने सबको एक तरफ से जो भी बुराइयां कुपन थे उनको उन्होंने अलग से सबको एक मतलब उसमें फटकारा था। लेकिन जो हर किसी के साथ होता है कि उनकी आइडियोलॉजी को प्रेस करने के बजाय हम उनको प्रेस करने लग जाते हैं। आज भी खासकर हमारे छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ बहुत ज्यादा पॉपुलर है ना, कबीरदास जी को गुरु मानते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि जो कबीर पंथी हैं, हमारे साहू समाज में भी बहुत कबीर पंथी, मैक्सिमम कबीर पंथी है, उसमें कोई भी बुराइयां जो है वो नहीं रहती। पीना, शराब पीना, मांस खाना या फिर शादी ब्याह में बहुत ज्यादा खर्च और दिखावापन, ये सब बहुत सादगी से रहते हैं। लेकिन एक जो है उसको चूंकि वो इम्पोज कर दिया गया है तो उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो कबीरदास जी की जो बेसिक वो थी, है ना, कि वो तो जो भगवान का पत्थर है उससे ज्यादा वो जो आटा पीसने वाली चक्की है उसको महत्व देते थे। यानी उन्होंने भी कर्म को प्रधानता दी, है ना। जो दिखावा जो है उसकी बजाय उन्होंने बोला कि जो कर्म है, जो अपना बेसिक हिंदू धर्म का जो बेसिक फिलॉसफी है, कर्म ही हमारा धर्म है, उसको उन्होंने वो किया था। लेकिन उनकी फिलॉसफी को छोड़ के हम फिर वो हो गए। और हमारे साथ एक थोड़ा सा ये भी है ना कि हम व्यक्ति पूजा में आ जाते हैं। आज की तारीख में भी यदि कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कोई पर्सन आया जो हिंदू धर्म के लिए वो हो रहा है, जैसे आज के समय मोदी जी काफी ज्यादा, हालांकि वो ये नहीं बोलते कि मैं हिंदू धर्म के लिए कर रहा हूं, है ना, वो सिर्फ अभी तक क्या होता था, जितने भी सेक्युलर के नाम पे अपने हिंदू आइडेंटिटी को छुपाते थे, है ना, असेम फील कराते थे कि हम हिंदू हैं। वो कोई ऐसा नहीं कोई हिंदुओं को वो बढ़ावा दे रहे हैं या अलग कर रहे हैं, लेकिन वो एज अ हिंदू वो अपना कर्म कर रहे हैं जो भी है। अब वो हिंदू हैं तो गंगा आरती करने जाना कोई वो नहीं है, केदारनाथ जी जाना, एक तो हिंदुओं के लिए वो तो भाई बेसिक हमारे अधिकार है, हमारा कर्म है। वो उस कर्म को गर्व के साथ कर रहे हैं। मोदी जी कोई ऐसा नहीं कर रहे हैं कि वो मतलब वो राम मंदिर भी जो बन रहा है ग्रेसफुली कोर्ट के सारे उसके साथ लीगल उसके साथ बन रहा है, ऐसा नहीं कि उन्होंने कहीं कुछ मैनिपुलेशन किया, है ना, कहीं वो गलत नहीं कर रहे हैं। सिर्फ वो ये कर रहे हैं कि जो उनको करना चाहिए वो कर रहे हैं, व्हाट हिज ड्यूटीज शुड बी, जो उनका धर्म है एज अ हिंदू पर्सन, एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो धर्म को फॉलो कर रहे हैं। कहीं भी वो हिंदू और मुस्लिम या और दूसरे धर्मांतियों के बीच में कहीं वो डिफ्रेंशिएट कहीं नहीं कर रहे। तो लेकिन उनको प्रेज हो रहा है क्योंकि इसके पहले ऐसा हुआ नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में उनको भी एक आने वाले 50, 100, 200 साल में उनकी भी मूर्तियां लग जाए, उनका भी एक पंथ चालू हो जाए। ये बहुत बड़ी कमजोरी एक हमारे हिंदुओं में आती जा रही कि जो पहले नहीं था। ये कर्म कांड वगैरह से जो चालू हुआ, पहले शास्त्रार्थ की और वैदिक ऋचाओं की सब हमारी संस्कृति रही है ना। हर चीज को हम पहले
अपने शास्त्रों की कसौटी में देखते थे, वाद विवाद करते थे, और उसके बाद फिर उसको हम एक्सेप्ट करते थे। हमेशा सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए सच और जो सत्य है और जो हमारा धर्म के प्रति जो सही है उसको ही हम एक्सेप्ट करते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे यही सब चीजें आ गई हैं कि हम व्यक्ति के विचार की अपेक्षा व्यक्ति को महत्व देने लगे, उसकी आइडियोलॉजी की बजाय हम आइडल प्रेजिंग में हम बिलीव करने लगे हैं। इस जो हमारी जो पूरी जो टेंडेंसी है उससे हमको पार पाना बहुत जरूरी है। हम जो है वो बिल्कुल वो हनुमान जी जैसे हैं जिनको अपनी शक्ति अपने बारे में पता नहीं है, हमको सिर्फ उनको जगाने की जरूरत है अपने आप को। बिल्कुल नहीं, ये कल्ट ऑफ पर्सनालिटी ये तो बड़ा इंडिया में तो हर जगह तो होता ही है, इंडिया ये नहीं बात कि रोग नहीं है बल्कि जी 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 हाँ, ह्यूमन साइकोलॉजी है। हाँ। तो साहू जी, मैं बहुत खुश हूं कि आप जैसे हमने प्लान किया वैसे सब कुछ ठीक से हो गया, और जैसे मैंने सोचा भी था कि इट्स गोइंग टू बी अ फ्री फ्लोइंग एक्सचेंज विदाउट एनी एजेंडा एज सच, बस द शेयरिंग ऑफ द व्यू पॉइंट एंड और आपकी मतलब आपकी जर्नी कैसे थी, आप यहाँ जो आज है, जो आप पोजीशन है, आपका आउटलुक है, जो भी है, कैसे आप मतलब कैसे इवॉल्व हुआ था। और तो मैं बहुत ही खुश हूं कि हमको ये आज का जो कॉन्वर्सेशन था हम कर पाए, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस बहुत धन्यवाद सर, ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि मेरे को रुक के अपने आप को विजुअलाइज रेट्रोस्पेक्ट करने की मुझे अपॉर्चुनिटी आपने दिया कि रुककर मैंने भी अपनी लाइफ को एक जर्नी कर ली आपके साथ। इट वाज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी सर, सर्टेनली आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आगे भी ऐसा कुछ मौका रहेगा तो फिर बिल्कुल जरूर जरूर साहू जी। ओके, ठीक है, तो मैं आप अभी पूर्ण मंत्रा के साथ मैं एंड करता हूँ आज का आपका आज का हमारा कॉन्वर्सेशन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। सर्वं गुरुपादुकार्पणमस्तु।